एपिसोड 22। प्रिया ने किसी विशेष व्यक्ति से नहीं बल्कि शांत स्वर में कहा, मेरे पिता ये चाहते थे। जरूरी नहीं कि पैसे, बस यही। इस बात का प्रमाण कि यह हुआ था। इस बात का प्रमाण कि यह उनकी असफलता नहीं थी। उनके बगल में खड़ी देविका ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी अपनी शालीनता एक ऐसी महिला के विशेष वजन को लिए हुए थी जो अभी भी एक ऐसे सच के साथ काम कर रही थी जो उनकी उम्मीद से कहीं अधिक जटिल हो गया था। उन्होंने इतनी धीमी आवाज में कहा कि केवल पास खड़ी अनन्या ही इसे पूरी तरह से सुन पाई। मैंने 9 साल न्याय की चाहत में बिताए। मैं ये समझने लगी हूं कि न्याय कभी भी वैसा महसूस नहीं होने वाला था जैसा मैंने इसकी कल्पना की थी। यह कोई साफ सुथरा, संतोषजनक अंत नहीं है। ये सिर्फ यही है, यहाँ खड़े होकर उन लोगों के साथ जो अच्छी तरह समझते हैं कि वास्तव में क्या खो गया था, ये सुनिश्चित करना कि इसे चुपचाप दफनाने के बजाय ठीक से याद रखा जाए। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, आमतौर पर न्याय वास्तव में ऐसा ही दिखता है। लोगों की उम्मीद से ज्यादा शांत, कम विजयी, लेकिन फिर भी वास्तविक। रोहन थे जिन्होंने बाद में उन्हें खोजा। जब छोटी सभा छितरा चुकी थी तो वे पट्टिका के पास अकेले खड़े थे और 6 नामों का अध्ययन उसी भाव से कर रहे थे जिसे उन्होंने उसे पढ़ना सीखने के महीनों से पहचाना था। शांति नहीं, बल्कि उसकी ओर लगातार बढ़ते हुए कुछ। रोहन ने उनके साथ जुड़ते हुए स्वीकार किया, मैं विक्रम की कही हुई एक बात के बारे में सोच रहा हूं। बोर्डरूम में सब कुछ बिखरने से पहले, इस बारे में कि कैसे उनकी पूरी कंपनी एक ऐसी शिकायत पर बनी थी जो भंडारी से पहले की थी, उस हर चीज से पहले की थी जिसे हम समझते थे। मैं ये सोचता रहता हूं कि इस परिवार के इतिहास में ऐसी और कितनी चीजें हैं, पुराने नुकसान जिनकी किसी ने काफी करीब से जांच नहीं की, दशकों बाद किसी खतरनाक चीज में चुपचाप मिल गए, आखिरकार उन्हें खुले में लाने के लिए सही दबाव का इंतजार कर रहे हैं। अनन्या ने ईमानदारी से कहा, शायद हमारी इच्छा से कहीं अधिक। हमारे जैसे परिवारों के साथ यही पैटर्न प्रतीत होता है। आरामदायक सन्नाटा चुपचाप संचित होता रहता है जब तक कि अंततः कोई चीज इसे दिन के उजाले में लाने के लिए मजबूर न कर दे। रोहन ने एक लंबी पल के लिए उनका अध्ययन किया। उनके भावों में कुछ सावधान और विचारशील था। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने यह बात अवलोकन से परे एक निश्चितता के साथ कही है। अनन्या, इन पिछले महीनों में तुमने ऐसा 1-2 बार से ज्यादा कहा है। पापा ने भी मुझसे कुछ हफ्ते पहले इसका जिक्र किया था कि तुमने उनसे कहा था कि तुम जो जानती हो उसे कैसे जानती हो। इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम अभी समझाने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन तुमने उससे वादा किया था कि तुम अंततः करोगी। उन्होंने रुककर कहा, मैं तुमसे अभी इसे समझाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम ये जानो कि जो भी बात हो, मैं इसके बारे में निजी तौर पर यह सोचने के बजाय कि यह क्या हो सकता है, इसे सीधे तुमसे सुनना पसंद करूंगा। एपिसोड 23। अनन्या ने महसूस किया कि रहस्य का पुराना, सावधान वजन महीनों की तुलना में उनकी शालीनता पर अधिक जोर से दबाव बना रहा था। रोहन 6 परिवारों के स्मारक पर उनके ठीक बगल में खड़े थे, जो ठीक उसी प्रकार के धैर्यवान, दबे हुए नुकसान से नष्ट हो गए थे जिसे वह 20 साल की उम्र और 8 महीने के रोजगार इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति से उम्मीद करने का कोई कारण नहीं था। अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुनते हुए उन्होंने अंततः कहा, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं जल्दी से समझा सकूं, और यह ऐसी चीज भी नहीं है जिसे मैं आज यहाँ खड़े होकर इस पल में मौजूद हर चीज के साथ समझाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तुमसे वही वादा करती हूँ जो मैंने पापा से किया था, रोहन, कि तुम अंततः समझ जाओगे। और जब तुम समझ जाओगे तो मुझे लगता है कि तुम ठीक ठीक समझ जाओगे कि मुझे ये कहने का सही तरीका खोजने के लिए इतने लंबे समय की आवश्यकता क्यों थी। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। उनके भावों में कुछ धैर्यवान और बिना जल्दबाजी के बस गया, एक ऐसे आदमी का विशेष विश्वास जिसने महीनों तक दर्दनाक तरीके से यह सीखा था कि बहुत लंबे समय तक सच को दफनाए रखने से परिवार को क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और जिसने स्पष्ट रूप से ये तय कर लिया था कि वह अपनी बहन को वही धैर्य देने के लिए तैयार है जिसके बारे में वह अब समझता था कि उसकी अपनी गलतियों को उसके आसपास के सभी लोगों से आवश्यकता थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जितना समय तुम्हें चाहिए लो। इस पिछले वर्ष में मैंने इतना तो सीख ही लिया है कि यह समझ सकूं कि प्रक्रिया में किसी चीज को तोड़े बिना कुछ सचों को जल्दबाजी में सामने नहीं लाया जा सकता है। जब तुम तैयार हुई तो मैं यहीं मिलूंगा। अनन्या ने कांस्य पट्टिका की तरफ वापस देखा। 6 नाम देर दोपहर की रोशनी को पकड़ रहे थे और उन्होंने महसूस किया कि कुछ चुपचाप अपनी जगह पर बस गया है। उस रहस्य का पूर्ण समाधान नहीं जिसे वो अभी भी धो रही थी, बल्कि यह बढ़ता हुआ अकाट्य एहसास की जिस परिवार में उन्होंने कभी अकेले और अनाम रूप से लड़ने का रास्ता बनाया था, वह धीरे धीरे, अपूर्ण रूप से, अंततः इतना मजबूत हो गया था कि वह अंततः उस पूरे सच को संभाल सके कि वह वास्तव में कौन थी और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने किस किस चीज से पार पाया था।
भवन की ओर वापस लौटते हुए रोहन को प्रवेश द्वार के पास देविका के साथ शांत स्वर में बात कर रहे अपने पिता को और एक ऐसे परिवार को देखते हुए जो इस पिछले वर्ष में ये सीख चुका था कि कैसे एक सुरक्षित दूरी से प्रबंधित करने के बजाय अपने सबसे खराब सच का ईमानदारी से सामना करना है, उन्होंने मन ही मन सोचा, शीघ्र ही। मुझे लगता है कि यह बहुत जल्द हो सकता है। एपिसोड 24 छत द टेरेस आम लेटरहेड पर आया वो निमंत्रण अनन्या के सुबह के ब्रीफिंग के साथ दर्जन भर अन्य नियमित चीजों के बीच मुड़ा हुआ रखा था। मलिक इंडस्ट्रीज को अपने वर्तमान मुख्यालय में आए हुए 40 साल पूरे होने पर कंपनी की सालगिरह का जश्न, जो अगले शुक्रवार की शाम को शीर्ष तल की छत टॉप फ्लोर टेरेस पर आयोजित किया जाना था। अनन्या ने उसके आकार के पूरी तरह से ठंडे और अचानक उनके सीने में उतरने से पहले विवरण को 2 बार पढ़ा। शीर्ष तल की छत, इस जीवन में वो वहां ऊपर नहीं गई थी। जाने की कोई जरूरत नहीं थी, नहीं उन्हें आमंत्रित किया गया था और नहीं उन्होंने इस इमारत के हर दूसरे तल पर अभ्यास किए गए सहजता के साथ 8 महीने बिताने के दौरान एक बार भी खुद को ये सोचने दिया था कि क्या वो उसी विन्यास में अभी भी मौजूद है जिसे वह याद करती थी। वही रेलिंग, लोअर परेल के क्षितिज का वही दृश्य, वही शांत निजी कोना जहां एक जश्न कभी उनके पहले जीवन में उनके द्वारा अनुभव की गई आखिरी चीज बन गया था। मीनाक्षी ने जिस टैबलेट की वे समीक्षा कर रही थी उससे नजरें हटाते हुए कहा, तुम पीली पड़ गई हो। सब ठीक तो है? अनन्या ने बहुत जल्दी में कहा, सब ठीक है, और निमंत्रण को उस देखभाल से कहीं अधिक सावधानी के साथ नीचे रख दिया जिसकी उस इशारे को सख्ती से आवश्यकता थी। बस सुबह लंबी रही। उन्होंने अपने दिन का बाकी हिस्सा खुद को यही बात समझाने में बिताया कि यह सिर्फ एक छत, एक स्थान, वास्तुकला का एक टुकड़ा था जिसका अर्थ केवल इसलिए था क्योंकि उनके अपने मन ने इसे ऐसा वजन देने पर जोर दिया था जिसे ये स्वाभाविक रूप से नहीं ले जाता था। उन्होंने अपनी आंखें खुली रखकर एक पूरा जीवन फिर से बनाने में 8 महीने बिताए थे, अपने पिता की विफलताओं और फ्रॉड में रोहन की लगभग संलिप्तता का सामना किया था और एक ऐसे शिकारी का सामना किया था जो अपने बदले के लिए 9 साल इंतजार करने के लिए काफी धैर्यवान था, और यह सब बिना जरा भी हिचकिचाए किया था। उन्होंने खुद से कहा कि एक छत वो चीज नहीं बनने जा रही है जो अंततः उनकी शालीनता को तोड़ दे। वो गलत थी। एपिसोड 25 जश्न अपने आप में छोटा, सुरुचिपूर्ण था, जो अनन्या को अपने पहले जीवन में भी पसंद आने वाले उनके पिता के संयमित कॉर्पोरेट समारोह की तरह ही था। वरिष्ठ कर्मचारी, दशकों की सेवा के लिए चुपचाप सम्मानित किए जा रहे कुछ लंबे समय से काम करने वाले कर्मचारी, छत के किनारे के साथ व्यवस्थित खान पान की ट्रे जहां देर से शरद ऋतु की शाम की हवा पहले से ही मुंबई के सूर्यास्त के उस विशेष नर्म सोने में ठंडी होने लगी थी। अनन्या अपनी योजना से देर से पहुंची क्योंकि उन्होंने दोपहर के दौरान अपना दफ्तर छोड़ने में देरी करने के 3 अलग अलग कारण ढूंढ लिए थे, और छत पर कदम रखा तो पाया कि वह पहले से ही आधी भरी हुई थी। बातचीत और नर्म संगीत एक ऐसी जगह पर तैर रहे थे जो भ्रमित करने वाली हद तक लगभग वैसे ही दिखती थी जैसी उन्हें याद थी। पश्चिमी किनारे के साथ वही रेलिंग, उसके परे शहर का वही पैनोरमिक नजारा, वही शांत कोना जहां मुख्य सभा से दूर होने पर भीड़ स्वाभाविक रूप से पतली हो जाती थी। वो उस जगह पर शायद 10 कदम ही चली होंगी कि उनके शरीर ने सहयोग करना बंद कर दिया। यह नाटकीय नहीं था। उनके आसपास का कोई भी व्यक्ति पहले शुरुआत में कुछ भी गलत नहीं देख पाया। बस प्रवेश द्वार के पास रुकी एक महिला, एक शैंपेन का गिलास जिसे उन्होंने स्वीकार करने की याद नहीं रखी थी, जिसे उन्होंने एक हाथ से ढीले ढंग से पकड़ा हुआ था, और उनकी सांसें अचानक बेकार रूप से उथली हो गई थी। लेकिन उनके भीतर से गुजरने वाली ठंडक पूरी तरह से वास्तविक थी, पूरी तरह से शारीरिक थी। हल्की शाम की हवा के बावजूद उनकी हथेलियां नम थीं। उनका दिल एक ऐसे हिंसक तरीके से धड़क रहा था जो एक भ्रमित करने वाली पल के लिए, एक ऐसे पतन के अंतिम कुछ सेकंडों की तरह महसूस हो रहा था जिसके गूंज को वह आज भी कभी कभी सपनों में अपने शरीर के माध्यम से महसूस करती थी, जिन्हें उन्होंने कभी किसी को पूरी तरह से नहीं बताया था। उन्होंने फेफड़ों में हवा को जबरदस्ती भरते हुए, जो तंग और बेकार हो चुके थे, खुद से कहा, यह एक पार्टी है। ये किसी कंपनी के इतिहास के 40 साल है। यहाँ मौजूद कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। रोहन ऑपरेशंस के प्रमुख से बात करते हुए 40 फीट दूर खड़े हैं, न कि आपको पहले से तैयार माफी के साथ किसी रेलिंग की तरफ ले जा रहे हैं। वो तर्क उतनी मदद नहीं कर रहा था जितनी उन्हें इसकी आवश्यकता थी। अनन्या, रोहन की आवाज उनके ठीक बगल में, सतर्क और धीमी, बढ़ती हुई घबराहट को चीरते हुए इतनी दूर तक पहुंची कि आखिरकार वो एक उथली, स्थिर करने वाली सांस लेने में सफल रही। उन्होंने उनके पास आने पर ध्यान नहीं दिया था। छत के किनारे और प्रकाश के विशेष गुण और उस पुरानी आंत की निश्चितता के अलावा किसी भी अन्य चीज को दर्ज नहीं किया था कि इस तरह की जगह में कुछ भयानक होने वाला है। रोहन ने वास्तविक चिंता के साथ उनके चेहरे का अध्ययन करते हुए
ऑपरेशंस प्रमुख के साथ अपनी शुरुआती आसान बातचीत को स्पष्ट रूप से छोड़ते हुए शांत स्वर में कहा, तुम ऐसी लग रही हो जैसे तुमने कुछ ऐसा देख लिया हो जो वहां है ही नहीं। अनन्या ने पुरानी स्वचालित आश्वस्ति को सतह पर लाते हुए किसी तरह कहा, मैं ठीक हूँ। एपिसोड 26 रोहन ने कहा, तुम ठीक नहीं हो, उन्होंने नरमी से लेकिन बिना पीछे हटे कहा। तुम्हारा रंग टैब्लेलॉ जैसा हो गया है और तुम उस गिलास को ऐसे पकड़े हुए हो जैसे वही एकमात्र चीज हो जो तुम्हें सीधा रखे हुए हो। क्या तुम जाना चाहती हो? मैं पापा से बहाना बना सकता हूँ, किसी को जानने की जरूरत नहीं है। नहीं, अनन्या ने उनकी अपेक्षा से अधिक तीखेपन से कहा और फिर नर्म स्वर में, नहीं मुझे, क्या हम बस रेलिंग से दूर जा सकते हैं? कृपया। रोहन ने इस पर सवाल नहीं उठाया, उस पल में स्पष्टीकरण के लिए जोर नहीं दिया, बस एक सावधान हाथ उनकी कोह पर रखकर उन्हें छत के अंदरूनी प्रवेश द्वार की ओर वापस ले आए, खुले किनारे और उसके परे की खाई और प्रकाश के उस विशेष गुण से दूर जिसने एक भयानक पल के लिए 11 साल और एक पूरे दूसरे जीवन को किसी ऐसी चीज में संक्षिप्त कर दिया था जो बिल्कुल असहनीय रूप से वर्तमान महसूस हो रहा था। वे एक मंजिल नीचे एक शांत सीढ़ी के लैंडिंग पर पहुंचे। पार्टी की नर्म फुसफुसाहट अभी भी ऊपर के बंद दरवाजे के माध्यम से सुनाई दे रही थी और अनन्या सीढ़ी के सबसे ऊपरी चरण पर भारी मन से बैठ गई और आखिरकार अपनी सांस को उन फटी हुई असमान आहों के साथ आने दिया जिन्हें वो छत के बाद से दबा रही थी। रोहन उनके बगल में बैठ गए, करीब थे लेकिन छू नहीं रहे थे, एक ऐसे धैर्य के साथ उन्हें जगह दे रहे थे जिसने उन्हें चौंका दिया था, और तब तक बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे थे जब तक कि उनकी सांस आखिरकार धीरे धीरे स्थिर होना शुरू नहीं हो गई थी। उन्होंने एक बार जब अनन्या ने कुछ हद तक अपनी शालीनता वापस पा ली थी, तब शांत स्वर में कहा, वो कुछ भी नहीं था। मैंने तुम्हें एक शत्रुतापूर्ण टेकओवर, एक फ्रॉड जांच, हमारे अपने बोर्ड पर एक शिकारी का सामना करते हुए देखा है, और वह भी बिना अपनी आवाज उठाए। वहां ऊपर जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से कुछ और था। अनन्या 8 महीने के सावधान संयम के खिलाफ कड़ाई से दबाव डालने वाले सच के साथ बैठी रही, थकान और पुराने दुख और एक शरीर की विशेष खतरनाक संवेदनशीलता के साथ बैठी रही, जिसने अभी अभी अनैच्छिक रूप से कुछ ऐसा याद किया था जिसे उनके मन ने एक सावधान प्रबंधित दूरी पर रखने के लिए एक पूरा दूसरा जीवन बिताने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी आवाज में एक ऐसे अनिश्चित स्वर में जिसे वो शायद ही कभी अनुमति देती थी, धीरे से कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है, कुछ ऐसा जिसका मैंने पापा से वादा किया कि मैं अंततः समझाऊंगी। मुझे लगता है कि अंततः अब अभी बन गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अब और अकेले इसे धो सकती हूँ, खासकर वहां ऊपर जो हुआ उसके बाद। रोहन बिल्कुल स्थिर हो गए, उनके भावों पर कुछ सावधान और चौकस सा छा गया। धकेल नहीं रहे थे, उन्हें जल्दबाजी में नहीं डाल रहे थे, बस इंतजार कर रहे थे, एक ऐसे आदमी का विशेष धैर्य जिसने पिछले वर्ष के दौरान ये सीख लिया था कि किसी के अंततः इसे नीचे रखने के लिए तैयार होने से पहले एक सच कितना वजन उठा सकता है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जो भी बात हो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अनन्या। जितना समय तुम्हें चाहिए, लो। अनन्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि पुरानी परिचित छत अभी भी उनके मन के किनारों पर दबाव बना रही है। वह रेलिंग, वह पतन, एक शांत क्षमाप्रार्थी आवाज जिसे उन्होंने एक बिल्कुल नया जीवन बनाने के 8 महीनों के माध्यम से बिना बोले एक ऐसी मौत की नींव पर धोया था जिसे इस इमारत में कोई कभी नहीं जानता था। उन्होंने अपनी आंखें खोलते हुए अपने भाई की स्थिर इंतजार करती हुई निगाहों से मिलते हुए आखिरकार कहा, वह छत इस जीवन के दूसरे संस्करण में, जिसे मैं पूरी तरह से समझाना नहीं जानती, जिसे मैंने 8 महीने इस बात को जाने बिना बिताए हैं कि इसे जोर से कैसे कहा जाए, तुमने मुझे उससे धक्का दे दिया था और मैं मर गई थी। एपिसोड 27, वो आदमी जो वो हो सकता था। काफी देर तक रोहन ने कुछ नहीं कहा। अनन्या ने उन शब्दों को उनके चेहरे पर धीमी सावधान तरंगों के रूप में उतरते हुए देखा। पहले भ्रम, जो कुछ भी उन्होंने अभी अभी सुना था उसे किसी तरह के रूपक के रूप में खारिज करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, जो थकान और ऊपर छत पर उनके साथ जो भी हुआ था उसके कारण पैदा हुई बात की एक नाटकीय शैली थी। फिर जैसे ही उनकी स्थिर, बिना झिझक वाली निगाहें किसी ऐसी चीज में नर्म होने से इनकार कर रही थी जिसे समझाना आसान हो, कुछ ठंडा और अधिक अनिश्चित हो गया। एक ऐसे व्यक्ति का अजीब चक्कर जिसे यह एहसास हो रहा था कि उसके बगल में खड़ा व्यक्ति वही कह रहा था जिसका उसने मतलब निकाला था। उन्होंने धीरे से दोहराया, जैसे कि वो किसी ऐसे छिपे हुए कोमल अर्थ के लिए शब्दों का परीक्षण कर रहे हों जिसे वे दूसरी बार में दे सकते हो। तुम मर गई, मैंने तुम्हें धक्का दे दिया था, ऊपर वाली छत की तरह की छत से। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, ये छत नहीं, एक अलग इमारत, एक अलग रात। आज से 11 साल बाद, उस जीवन में जिसे मैं याद करती हूँ, वो जीवन जहां मैंने इस कंपनी में धीरे धीरे
चुपचाप चढ़ाई की, एक ऐसे अनाम व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी पूरी योग्यता के बल पर ऊपर की ओर अपना रास्ता बनाया, जबकि तुमने अपनी जन्मजात संपत्ति को एक ऐसी बहन के हाथों से फिसलते हुए देखा जिसे तुमने कभी परिवार के रूप में नहीं माना था। उन्होंने उनकी निगाहों को थामा और खुद को यह मजबूर किया कि उनके भावों में आगे जो भी आए उससे अपनी नजरें न फेरें। रोहन, तुमने मुझे एक ऐसे निजी उत्सव के रूप में गढ़े गए समय के दौरान छत पर टहलाया। तुमने मुझसे कहा कि नीचे गिरने में काफी लंबा रास्ता है। तुमने कहा कि तुम्हें खेद है कि बात यहां तक आ पहुंची है। और फिर मैं गिर गई, और इसके बाद मैंने जो अगली चीज महसूस की वो एक अलग जीवन में एक अलग छत की ठंडक थी। और मैंने 22 साल की उम्र में अपनी आंखें फिर से खोली, उन सभी घटनाओं में से किसी के भी होने से 11 साल पहले। रोहन बहुत पीले पड़ गए थे, उनके हाथ उनके घुटनों के खिलाफ सपाट रूप से दबे हुए थे। वे किसी भी खास चीज को बिना देखे एक ऐसे व्यक्ति की विशिष्ट आहत स्थिरता के साथ घूर रहे थे जो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहा था जिसे साधारण वृद्धि में प्रोसेस करना बहुत बड़ा था। धीरे से समझ को टुकड़े रुपए जोड़ते हुए उन्होंने कहा, इसीलिए तुम जानती थी। उनके पुराने पल उनकी याद में स्पष्ट, दर्दनाक स्पष्टता के साथ खुद को पुनर्व्यवस्थित कर रहे थे। सिंगापुर हेज भंडारी की फीस संरचना, वो विशेष तरीका जिससे तुम हमेशा ये जानती प्रतीत होती थी कि मैं कितना खतरनाक बन सकता हूं, इससे पहले कि मैंने तुम्हें इसकी उम्मीद करने का कोई वास्तविक कारण दिया हो। इस पूरे समय तुम अनुमान नहीं लगा रही थी, तुम पहले से जानती थी, क्योंकि तुम इसे पहले ही जी चुकी थी। अनन्या ने सीधे शब्दों में कहा। हाँ, एपिसोड 28। रोहन ने कहा, मैंने तुम्हें मार डाला। इस शब्द पर उनकी आवाज थोड़ी टूट गई। सोलेंद्र, इस जांच के दौरान उन्होंने जो सावधान शालीनता बनाए रखी थी उसके नीचे कुछ कच्चा और डरा हुआ सा सतह पर आ गया था। लगभग नहीं, किसी अमूर्त सैद्धांतिक अर्थ में नहीं। तुम मुझसे कह रही हो कि मेरे भीतर कहीं न कहीं जो कुछ भी तुम्हें याद है उसमें मेरा एक ऐसा संस्करण है जिसने वास्तव में अपनी ही बहन की हत्या कर दी और ऐसा करते समय माफी मांगने के लिए पर्याप्त शांत महसूस किया। अनन्या ने फिर से कहा, हाँ, इसे नर्म करने में असमर्थ, अब उनसे झूठ बोलने के लिए अनिच्छुक, जब सच आखिरकार अकाट्य रूप से उनके मुंह से निकल चुका था। रोहन अचानक खड़े हो गए, कुछ कदम दूर चले गए। उनका एक हाथ उनके मुंह पर दबा हुआ था। उनकी सांसें उतनी ही फटी हुई और असमान हो गई थी जितनी मिनटों पहले ऊपर छत पर अनन्या की हुई थी। उन्होंने सावधान, दर्दनाक ध्यान के साथ उनका अध्ययन किया और एक ऐसे व्यक्ति की विशेष स्पष्टता के साथ समझा जिसे खुद कभी ठीक इसी तरह की जगह की आवश्यकता महसूस हुई थी कि इस समय ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह कह सकती थी जिससे उनके लिए इसे थामना आसान हो जाता। अंततः उन्होंने अपने स्वर को नीचा और अनिश्चित रखते हुए कहा, मैं इसके साथ कैसे जीऊं? यह उनके लिए निर्देशित कोई सवाल नहीं था, बल्कि उन्होंने जो अभी अभी सीखा था उसके असंभव आकार के प्रति था। मैं खुद को कैसे देखूं, ये जानते हुए कि मेरे भीतर कहीं न कहीं जाहिर तौर पर एक ऐसा संस्करण है जो इसके सक्षम है कि यह किसी अजनबी की क्रूरता नहीं थी जिससे तुम बची थी, अनन्या। यह मेरी थी। अनन्या ने चुपचाप खड़े होकर उनके बीच की दूरी को पाटने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, तुम अपने आप का वह संस्करण नहीं हो। हालांकि उन्होंने उन्हें छुआ नहीं और उन्हें वही स्थान दिया जो उन्होंने मिनटों पहले उन्हें दिया था। तुमने इस पूरे पिछले साल को इसे साबित करने में बिताया है, रोहन। बोर्ड वोट के बाद से तुमने जो हर एक विकल्प चुना है, भंडारी के साथ तुमने जो किया उससे छिपने के बजाय ईमानदारी से देविका के पास जाना, मेरी मां के फ्लैट पर मेरे साथ खड़े होना, सोलेंड्रिस के साथ जो हुआ उसका अपनी खुद की भूमिका से बिना झिझक के सामना करना। वो आदमी नहीं है जिसने मुझे छत से धक्का दिया था। वो एक ऐसा आदमी है जो सक्रिय रूप से, जानबूझकर पूरी तरह से कोई अलग व्यक्ति बनने का विकल्प चुन रहा है। रोहन ने वापस मुड़कर उनका सामना करते हुए कहा, क्योंकि तुमने मुझे इसका मौका दिया। उनके भावों में अब कुछ उग्र और व्यथित था। क्योंकि तुम इस कंपनी में यह अच्छी तरह से जानते हुए कदम रखी थी कि मैं क्या बनने में सक्षम था, और इसके बजाय कि तुम मेरे साथ उस खतरे की तरह व्यवहार करती जो मैं जाहिर तौर पर कभी था, तुमने मुझ पर लगातार भरोसा जताया, मुझे बेहतर बनने के अवसर देती रही, और यह चुनती रही कि जो तुम जानती हो उसका उपयोग मेरे खिलाफ लीवरेज के रूप में न किया जाए। उनकी आवाज टूट गई। क्या तुम समझती हो इसका क्या मतलब है, अनन्या? इस पिछले साल तुमने मुझ पर जो भी दया दिखाई है, मैं नहीं जानता कि इसमें से कितना हिस्सा इस बात पर था कि मैं वास्तव में कौन हूं, और कितना हिस्सा इस बात पर था कि तुम चुपचाप, बेताबी से मेरा एक ऐसा संस्करण बनाने की कोशिश कर रही थी जो तुम्हारे साथ दोबारा वह नहीं कर सके जो मैं जाहिर तौर पर एक बार पहले कर चुका था। एपिसोड 29। अनन्या ने महसूस किया कि इस आरोप में सच्चाई का वह अंश था जिसे स्वीकार करने में उन्हें पूरी तरह से सहजता महसूस नहीं हो रही थी। पुराना दुख और सावधान रणनीति इस तरह से आपस में उलझी हुई थी कि उन्होंने अपने मन में भी पूरी तरह से उनकी जांच नहीं की थी।
एक लंबी पल के बाद उन्होंने ईमानदारी से कहा, दोनों। रोहन, ये दोनों ही बातें थीं और मैं इसके विपरीत दिखावा नहीं करने वाली हूँ। मैं शुरुआत में एक योजना के साथ इस कंपनी में आई थी, सतर्क, रणनीतिक, 11 साल के मुश्किल से जीते गए ज्ञान पर आधारित कि यदि मैंने अपनी चौकसी कम की तो तुम कितने खतरनाक हो सकते थे। लेकिन इन पिछले 8 महीनों में कहीं न कहीं तुम्हें बार बार, जब ऐसा न करना आसान होता, तब भी अलग रास्ता चुनते हुए देखकर, वह योजना एकमात्र ऐसा कारण नहीं रह गई जिसकी वजह से मैं तुम पर भरोसा जताती रही। यह इस बात के करीब कुछ बन गया कि तुम जब किसी कोने में नहीं हो, जब तुम डिसेस्परेट, बेचैन नहीं हो, जब तुम्हें बेहतर न समझे जाने के बजाय बेहतर बनने का मौका दिया जाता है, तब तुम वास्तव में क्या बनने में सक्षम हो, इस पर वास्तव में विश्वास करना। रोहन एक लंबी पल के लिए चुप रहे, उनका अध्ययन करते हुए एक ऐसे भाव से जो धीरे धीरे कच्चे आतंक से बदलकर कुछ अधिक जटिल हो गया था। दुख, अभी भी, लेकिन ऐसा दुख जो अब किसी ऐसी चीज के साथ उलझा हुआ था जो लगभग कृतज्ञता जैसा दिख रहा था। अंततः उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति का भरोसा कैसे वापस जीतूं जिसे मैंने वास्तव में अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस जीवन में तुम किसी ऐसी चीज का वजन ढो रही हो जिसके करने की मुझे कोई याद नहीं है, और न ही मेरे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं उस व्यक्ति से माफी मांग सकूं जिसने वास्तव में इसे अनुभव किया है। मैं केवल उस आदमी के लिए माफी मांग सकता हूं जो मैं जाहिर तौर पर हो सकता था। मैं नहीं जानता कि क्या ये काफी है। अनन्या ने नरमी से कहा, यह इस जीवन में मुझसे कभी न छीनी गई किसी चीज को वापस कमाने के बारे में नहीं है। ये हर एक दिन मुझसे याद किए गए व्यक्ति से अलग कोई और व्यक्ति बने रहने का विकल्प चुनने के बारे में है। रोहन, तुम ऐसा कर रहे हो, चाहे तुम इसे जानते थे या नहीं, चाहे मैंने कभी तुम्हें इस बात की वजह नहीं बताई कि मैं कितनी बारीकी से नजर रख रही थी। तुमने 1 साल सुविधा पर ईमानदारी को, आत्म सुरक्षा पर जवाबदेही को, और उस अलग थलग महत्वाकांक्षा पर परिवार को चुना है जिसने कभी हम दोनों को सब कुछ कीमत के रूप में चुकाया था। उन्होंने स्थिर भाव से उनकी आंखों में देखा। यह मेरे उस संस्करण की देन नहीं है जो अब अस्तित्व में नहीं है। ये सिर्फ इस बात की देन है कि तुम अब वास्तव में कौन हो। मुझे आवश्यकता है कि तुम इस अंतर को समझो, क्योंकि मुझे लगता है कि यह हम दोनों द्वारा आज रात से पहले पूरी तरह से समझे जाने की तुलना में अधिक मायने रखता है। उसके बाद वे काफी देर तक सीढ़ी के लैंडिंग पर एक साथ बैठे रहे। पार्टी उनके ऊपर चुपचाप जारी रही, और दोनों में से किसी को भी इसमें फिर से शामिल होने की कोई विशेष जल्दी नहीं थी। अनन्या ने उन्हें और अधिक बताया, धीरे धीरे, सावधानी से, उनके पहले जीवन में उनकी मां की मृत्यु, एक बोर्ड मीटिंग के दौरान अस्पताल के गलियारे में पहुंचना जिसे छोड़ने की उन्हें अनुमति नहीं थी, 11 साल की सावधान, आभारी चढ़ाई जिसने उन्हें एक बार भी वास्तविक स्वीकृति नहीं दिलाई थी, एक सौतेले भाई की सटीक, विशिष्ट क्रूरता जिसने कभी उंगलियों के निशान नहीं छोड़े थे, न लोगों पर, न स्प्रेडशीट्स पर, और न ही उस परिवार पर जिससे उसने अपनी पूरी जिंदगी चुपचाप उन्हें काटने में बिता दी थी। रोहन ने बिना बीच में टोके उन सभी बातों को सुना, उनके भाव दुख और आतंक से होते हुए और अंततः किसी अधिक स्थिर चीज की ओर बढ़े, एक ऐसे व्यक्ति का विशेष संकल्प जिसने, बताने के दौरान कहीं न कहीं, ये तय कर लिया था कि वह इतने भारी सच के साथ वास्तव में क्या करने का इरादा रखता है। जब वह अपनी बात समाप्त कर चुकी थी, तो उन्होंने अंततः कहा, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। खुद को इसके साथ सजा देने के लिए नहीं, हालांकि मैं कल्पना करता हूँ कि इसमें से कुछ अनिवार्य है। मैं इसे पूरी तरह से समझना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यह एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे मैं वास्तव में कोई अलग व्यक्ति बने रहने का अधिकार अर्जित कर सकता हूँ। यदि मैं यह नहीं समझता कि मैं वास्तव में किस चीज के सक्षम था, तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुद पर यह भरोसा कर सकता हूँ कि मैं दोबारा वो बनने के रास्ते से काफी दूर रह सकूं। एपिसोड 30 अनन्या ने स्वीकार करते हुए कहा, यह उस प्रवृत्ति से अधिक स्वस्थ प्रवृत्ति है जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी। मैंने इस बात का फैसला करने में काफी समय बिताया कि ईमानदारी के बजाय जो मैं जानती थी उसका उपयोग लीवरेज के रूप में किया जाए या नहीं। मुझे खुशी है कि तुम अलग रास्ता चुन रहे हो। रोहन ने कुछ ऐसा प्रबंधित किया जो शायद मुस्कान की शुरुआत हो सकती थी, नाजुक और अनिश्चित, लेकिन वास्तविक। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे एक बहुत अच्छा शिक्षक मिला था। भले ही उसने कभी मुझे यह नहीं बताया कि वह मुझे कुछ भी सिखा रही थी। अनन्या ने अपने सीने में कुछ ऐसा ढीला होता हुआ महसूस किया जो उस छत पर जाने के घंटे पहले से ही तना हुआ था। कोई समाधान नहीं। 11 साल का पूरा वजन आखिरकार साफ सुथरे तरीके से नीचे नहीं रखा गया था, बल्कि उसके करीब किसी और को एक ऐसे सच को धोने में मदद करने की विशेष राहत जिसे उन्होंने एक पूरा दूसरा जीवन अकेले ही धोने में बिताया था। एक पल के बाद उन्होंने कहा, एक बात और है, पापा अभी नहीं जानते, इसका पूरा आकार नहीं। मैंने उनसे कहा था कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं समझाने के लिए तैयार नहीं हूं, और वह इसके बारे में धैर्यवान रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि वह भी अंततः सच के हकदार है। मैं बस यह नहीं जानती कि किसी इतनी बड़ी बात को उनसे कैसे कहूं बिना इसके उस नाजुक चीज को तोड़े जिसे हमने इस पिछले साल में बनाया है। रोहन ने एक लंबी पल के लिए इस पर विचार किया। उनके भावों में कुछ विचारशील और स्थिर बस गया। उन्होंने कहा, तो फिर हम उन्हें एक साथ बताते हैं, जब भी तुम तैयार हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे बताने का भार अकेले धोना चाहिए, और न ही तुम्हें इस पिछले साल अकेले सच को धोना चाहिए था। अनन्या, मुझे अपने साथ वहां रहने दो। ये कम से कम वो चीज है जो मैं सब कुछ देखते हुए पेशकश कर सकता हूँ। एपिसोड 31। वो गलियारा जिस पर उसने कभी दोबारा न खड़े होने की कसम खाई थी। यह कॉल मंगलवार की दोपहर को आया, जो हर तरह से सामान्य था, जब तक कि अनन्या ने इसका जवाब नहीं दिया और अपनी मां के पड़ोसी की आवाज में वह मजबूर शांति का विशेष स्वर नहीं सुना, जिसने उन्हें बिना एक भी शब्द के स्पष्टीकरण के तुरंत बता दिया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। घबराहट के बावजूद अपनी आवाज को कड़ा रखते हुए एमआरएस कुलकर्णी ने कहा, अनन्या बेटा, घबराना मत, लेकिन तुम्हारी मां सीढ़ियों के लैंडिंग पर करीब 20 मिनट पहले गिर गई। एम्बुलेंस उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल ले जा रही है। मैं अब उनके पीछे पीछे आ रही हूँ। वाक्य पूरा होने से पहले ही अनन्या अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। उनकी कुर्सी इतनी जोर से पीछे की ओर खिसकी कि 2 डेस्क दूर बैठी मीनाक्षी ने आवाज सुनकर चौंककर ऊपर देखा। पहले से ही आगे बढ़ते हुए, अपने भीतर एक ऐसे डर के ठंडे, जाने पहचाने एहसास को महसूस करते हुए जिसे उन्होंने इस दूसरे जीवन में खुद से वादा किया था कि उन्हें कभी दोबारा महसूस नहीं करना पड़ेगा, अनन्या ने कहा, मैं रास्ते में हूँ। कृपया बस उनके साथ रहना। मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच रही हूँ। अस्पताल की ओर गाड़ी चलाने का सफर एक ऐसी धुंध में बीता जिसे उन्होंने बमुश्किल ही दर्ज किया। पुरानी दहशत एक ऐसी हिंसा के साथ बढ़ रही थी जो उनके लिए भी असमानुपातिक महसूस हो रही थी, ये जानते हुए भी कि वो अभी तक कुछ भी ठोस नहीं जानती थी, न कारण, न गंभीरता। सीढ़ियों पर एक पतन और एक ऐसी मां के अलावा कुछ नहीं जिसे वो पहले ही एक बार खो चुकी थी। आज से 11 साल बाद के एक अस्पताल के गलियारे में जिस तक वह वास्तव में कभी समय पर नहीं पहुंच पाई थी। स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ते हुए कि उनकी पोरें सफेद हो चुकी थी, उन्होंने मन ही मन सोचा, दोबारा नहीं, इस बार नहीं। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए वापस आई थी कि ऐसा उनके साथ दोबारा कभी ना हो। पार्किंग पूरी करने से पहले ही रोहन अस्पताल के इमरजेंसी रिसेप्शन में उनसे आ मिले, जो मीनाक्षी के फोन करते ही बीच वाक्य में ही मीटिंग छोड़कर चले आए थे, और उनकी अपनी शालीनता दृश्य रूप से इस तरह तनावग्रस्त थी जिसने अनन्या को, उनकी अपनी बढ़ती घबराहट के बीच भी, ये बता दिया था कि 4 दिन पहले सीढ़ी के लैंडिंग पर हुई बातचीत के बाद से उनके बीच कितना कुछ बदल चुका था। अपनी कोह पर एक स्थिर करने वाले हाथ के साथ उन्हें प्रतीक्षा क्षेत्र की ओर मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कहा, वे उन्हें मूल्यांकन के लिए ले गए हैं। पैरामेडिक्स ने कहा कि पारगमन में उनके विटल स्थिर थे। मुझे अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। पापा भी आ रहे हैं। अस्पताल के कठोर फ्लोरोसेंट प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठी अनन्या के मन में पुरानी यादें वर्तमान क्षण के खिलाफ जोर से और अवांछित तरीके से दबाव बना रही थी। एक अलग अस्पताल, एक अलग गलियारा, एक ऐसी बोर्ड मीटिंग जिसे छोड़ने की उन्हें अनुमति नहीं थी, और एक ऐसी महिला के लिए शोक व्यक्त करने के अलावा कुछ भी करने में बहुत देर से पहुंचना जिसने अकेले ही उन्हें पालने में 20 से अधिक वर्ष बिताए थे, जो अनाम थी, एक ऐसे परिवार द्वारा असुरक्षित थी जिसने कभी भी उन दोनों पर तब तक दावा नहीं किया था जब तक कि यह मायने रखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उनके बगल में बैठते हुए, बिना कहे ये समझे कि अनन्या वास्तव में किस याद से लड़ रही थी, रोहन ने शांत स्वर में कहा, वो मरने नहीं जा रही है। ये जो भी है, अनन्या, तुम इस समय उस दूसरे गलियारे में नहीं हो। तुम यहाँ हो, और तुम समय पर पहुंच गई हो, और यही बात इसे उस चीज से अलग बनाती है जिसे तुम याद कर रही हो। गले की जकड़न के कारण बिना कुछ बोले अनन्या ने सिर हिलाया, और अपने भाई की स्थिर उपस्थिति को अपने दोनों में से किसी भी जीवन में अनुभव किए गए इंतजार के सबसे लंबे 40 मिनटों के दौरान उन्हें थामे रहने दिया। जब निदान, डायग्नोसिस, आखिरकार आया, तो वह राहत और अपने आप में डर का एक नया स्रोत दोनों था। कार्डियक अरिथमियास, गंभीर लेकिन इलाज योग्य, जिसके लिए तत्काल दवा की आवश्यकता थी, और हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट, ने सावधानी से समझाया, एक अंतर्निहित संरचनात्मक समस्या को हल करने के लिए संभवतः एक लंबी अवधि की प्रक्रिया की आवश्यकता थी जो जाहिरा तौर पर वर्षों से अनपेक्षित रही थी। सावधान, नपे तुले व्यावसायिकता के साथ स्कैन की समीक्षा करते हुए डॉक्टर अंसारी ने कहा, आपकी मां के दिल में एक हल्का लेकिन महत्वपूर्ण वाल्व असामान्यता, एबनॉर्मलिटी, है। यह इस तरह की चीज है जो लंबे समय तक किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना रह सकती है, जिसे शरीर द्वारा अच्छी तरह से क्षतिपूर्ति करके प्रबंधित किया जाता है ताकि लक्षण न्यूनतम रहें, जब तक कि कुछ तनाव, परिश्रम, कभी कभी कुछ भी पहचानने योग्य नहीं,
आखिरकार संतुलन को न बिगाड़ जाए। उन्होंने डॉक्टरों द्वारा डरावनी खबर को आत्मसात करने वाले परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित विशेष कोमलता के साथ अनन्या और रोहन के बीच देखा। वो अब स्थिर है। हमने इसे इतनी जल्दी पकड़ लिया है कि एक निर्धारित प्रक्रिया को इसे अच्छी तरह से संबोधित करना चाहिए, जिसके साथ एक मजबूत पूर्वानुमान है। लेकिन मैं आप दोनों के साथ ईमानदार रहना चाहती हूँ। यदि यह बिना पहचाने गए कुछ और वर्षों तक चला जाता है, विशेष रूप से किसी भी अतिरिक्त हृदय तनाव के साथ संयुक्त होने पर, तो परिणाम काफी अधिक गंभीर हो सकता था। एपिसोड 32। अनन्या ने महसूस किया कि वे शब्द एक ऐसे वजन के साथ उतरे जो स्थिर वर्तमान की तत्काल राहत से बहुत आगे निकल गया था। पुरानी यादें क्रूर स्पष्टता के साथ सतह पर आ गईं। इस सटीक पल से 11 साल बाद एक अस्पताल के गलियारे में दिल का दौरा, एक ऐसे जीवन में जहां किसी ने भी इतनी जल्दी चेतावनी के संकेत को कभी नहीं पकड़ा था, क्योंकि किसी को भी देखने के लिए पता नहीं था। अस्पताल के एक ऐसे गलियारे में बैठे हुए जो उनके पुनर्जन्म के बाद से पहली बार उन्हें याद आने वाले गलियारे की प्रतिध्वनि के बजाय वास्तव में अलग महसूस हो रहा था। उन्होंने धीरे से महसूस किया, मैंने इसे बदल दिया है। इत्तेफाक से नहीं, क्योंकि मैंने 8 महीने पहले पैसा हाथ में आते ही उनके लिए नियमित स्वास्थ्य जांच पर जोर दिया था, बिना इसके कि मैंने खुद से कभी पूरी तरह से यह स्पष्ट किया हो कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि यह जरूरी है। मैंने इसे इसलिए पकड़ा क्योंकि 22 साल की उम्र में दोबारा जागने के दिन से ही मेरा कोई हिस्सा बिल्कुल इसी गलियारे को रोकने की कोशिश कर रहा था। 1 घंटे बाद उन्होंने अपनी मां को जागते हुए और स्पष्ट दिमाग के साथ पाया, जो अस्पताल के बिस्तर पर बगल में चुपचाप गूंज रहे निगरानी उपकरणों के साथ बैठी थी और थकी हुई तथा कम हुई लग रही थी, जो अभी भी, यहां तक कि अब भी, अनन्या के सीने को पुराने अनसुने दर्द से भर रहा था। कमजोर लेकिन अपनी परिचित गर्माहट को लिए हुए अपनी आवाज में राधिका ने अनन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, तुम ऐसे लग रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। मैं ठीक हूं। मुझे लगता है कि मैंने स्थिति की वास्तविक वारंट से ज्यादा सभी को डरा दिया है। अपनी भावनाओं को संयमित रखने के हर प्रयास के बावजूद अपनी कांपती आवाज में अनन्या ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मुझे इस तरह डराने की अनुमति नहीं है। कभी नहीं, मां, कृपया। राधिका ने अपनी थकी हुई अभिव्यक्ति में कुछ संवेदनशील और तलाशने वाले भाव के साथ अपनी बेटी के चेहरे का एक लंबी पल के लिए अध्ययन किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम सिर्फ आज के डर से ज्यादा भारी बोझ ढो रही हो। मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर रही हो उस समय से कहीं अधिक समय से जिसके बारे में मैंने सीधे तौर पर पूछने की अनुमति खुद को नहीं दी है। अनन्या, मैं तुम्हारी मां हूं। मैं इन बातों को नोटिस करती हूं, तब भी जब तुम उन्हें छिपाने के लिए सावधान रहती हो। एपिसोड 33। अनन्या ने रोहन की ओर देखा, जो उनके पीछे कमरे में आए थे और अब दरवाजे के पास चुपचाप खड़े थे, और उनके स्थिर, उत्साहवर्धक सिर हिलाने में 4 दिन पहले सीढ़ी के लैंडिंग पर की गई वही पेशकश पाई, मुझे अपने साथ वहां रहने दो। अपनी मां की ओर वापस मुड़ते हुए, उस सच के वजन को महसूस करते हुए जो आखिरकार पूरी तरह से उस एकमात्र व्यक्ति के सामने जोर से बोले जाने के लिए तैयार था जिसने इस जीवन के दोनों संस्करणों में उन्हें अनजाने और अनाम रूप से पाला था। अनन्या ने धीरे से कहा, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है। इस बारे में कि मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता था कि मुझे जितना जानना चाहिए, मैं उससे ज्यादा जानती हूं। मैंने 8 महीने पहले उन स्वास्थ्य जांच के लिए इतना जोर क्यों दिया था, इससे पहले कि आपने कभी भी कोई लक्षण नहीं दिखाए थे। राधिका के चेहरे के भाव थोड़े और तेज हो गए। पुरानी प्रवृत्ति ने उनकी बेटी की आवाज में विशेष गुरुत्वाकर्षण को पहचान लिया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, मुझे बताओ। अनन्या ने उन्हें सब कुछ बता दिया, वो छत, वो पतन, इस बार अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखकर 11 साल दोबारा जीना। उन्होंने उन्हें उस दिल के दौरे के बारे में बताया जो एक बोर्ड मीटिंग में फंसी अनन्या के दौरान एक अस्पताल के गलियारे में राधिका को ले जाता, जिसे छोड़ने की उन्हें अनुमति नहीं थी। उस डिसेस्परेट, बेचैन, बिना शब्दों की तात्कालिकता के बारे में बताया जिसने उन्हें 8 महीने पहले स्वास्थ्य जांच पर जोर देने के लिए प्रेरित किया था, जिसके बारे में उनकी मां ने धीरे से विरोध किया था कि बिना किसी भी लक्षण वाली उनकी उम्र की महिला के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। राधिका ने चुपचाप सुना। अनन्या का हाथ पकड़े रहने की उनकी पकड़ पूरी तरह से कहानी के माध्यम से लगातार कसती गई, और जब तक अनन्या अंत तक पहुंची, तब तक आंसू जमा हो चुके थे और खुलकर गिर रहे थे। भावनाओं से भारी अपनी आवाज में राधिका ने आखिरकार कहा, तुम वो सब अकेले धोती रही हो इस पूरे समय, चुपचाप मुझे देखते हुए, हर एक दिन इस डर से कांपते हुए कि तुम मुझे दूसरी बार बचाने में असफल हो जाओगी। अपनी पुरानी सावधानी अंततः टूट जाने के कारण और 8 महीने की सावधान ताकत के माध्यम से रोके गए आंसू आखिरकार छलक जाने के कारण अनन्या ने कहा, मैं आपको बता नहीं सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि इतनी बड़ी बात को बिना इसके असंभव लगने के जोखिम के,
बिना इसके जोखिम के कि आप ये सोचेंगी कि मैंने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो दिया है। कैसे कहूँ? मैं बस ये जानती थी कि जो एक बार हुआ था उसे मैं दोबारा नहीं होने दे सकती, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े। अस्पताल के बिस्तर की अजीब ज्यामिति और निगरानी के तारों के बावजूद राधिका ने अपनी बेटी को अपने करीब खींच लिया और उसे वैसे ही थामा जैसे उन्होंने कभी नौकरी के साक्षात्कार की सुबह एक डरी हुई 22 साल की लड़की को थामा था, जो कहानी के इस संस्करण में वास्तव में कभी नहीं हुआ था। अपनी बेटी के बालों में मुंह छिपाते हुए राधिका ने शांत स्वर में कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई। आज नहीं, वास्तव में 8 महीने पहले, जब तुमने मेरे अपने विरोध के बावजूद उन जांचों पर जोर दिया था। अनन्या, तुम इस पूरे समय मेरी जान बचाती रही हो और मुझे एक बार भी इसके लिए धन्यवाद देने का पता नहीं था, क्योंकि मैं कभी नहीं जानती थी कि तुम वास्तव में मेरी किस चीज से रक्षा कर रही थी। उन्होंने थोड़ा पीछे हटकर अपनी कांपती, सावधान हाथों से अपनी बेटी के चेहरे को थाम लिया। तुमने मुझे जो कुछ भी बताया है वो कैसे संभव है, मैं इसे पूरी तरह नहीं समझती, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, इसका हर एक शब्द, क्योंकि मैंने इस पिछले वर्ष में तुम्हें एक ऐसी बुद्धिमत्ता और सतर्कता को धोते हुए देखा है जो तुम्हारी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए कभी समझ नहीं आया। और मुझे लगता है कि मेरा कोई हिस्सा हमेशा से यह जानता था कि तुम मेरी किसी ऐसी चीज से रक्षा कर रही हो जिसे तुम पूरी तरह से समझा नहीं सकती थी। रोहन के कॉल को प्राप्त करने के तुरंत बाद उनके द्वारा छोड़े गए बोर्ड मामले में देरी के कारण 40 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे अरविंद ने पाया कि उनके बच्चे और राधिका एक अस्पताल के बिस्तर के चारों ओर चुपचाप इकट्ठे हुए थे और कमरे की सावधान खामोशी में अभी अभी बोले गए सच का विशेष वजन अभी भी भारी था। अपने भावों की हर पंक्ति में स्पष्ट चिंता के साथ उन्होंने पूछा, क्या वह? जल्दी से उठकर उनसे मिलते हुए अनन्या ने कहा, वो स्थिर है। भगवान का शुक्र है कि अच्छी तरह से रिकवर हो रही है। लेकिन पापा, मुझे आपको भी कुछ बताने की जरूरत है। कुछ ऐसा जो रोहन पहले से जानता है, कुछ ऐसा जो मैंने अभी अभी माँ को बताया है। मुझे लगता है कि आखिरकार अब आपके लिए भी इसे सुनने का समय आ गया है। अपनी खुद की थकान और डर पर एक सावधान और चौकस भाव के साथ अरविंद ने अपनी बेटी के चेहरे का अध्ययन किया, एक ऐसे व्यक्ति का विशेष धैर्य जिसने पिछले 1 साल को धीरे धीरे दर्दनाक तरीके से यह सीखने में बिताया था कि किसी परिवार के सच को आखिरकार नीचे रखने के लिए तैयार होने से पहले वो कितना वजन उठा सकता है। शांत स्वर में उन्होंने कहा, तो फिर मुझे बताओ, जो भी बात हो अनन्या, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। एपिसोड 33 संपूर्ण सत्य। वे सब राधिका के कमरे के गलियारे में बने छोटे से पारिवारिक लाउंज में चले गए। वे चारों, अनन्या, रोहन, अरविंद और राधिका के अपने शांत आग्रह पर, खुद राधिका भी, जिन्हें बिना ये सोचे अकेले छोड़े जाने के उनके बिस्तर पर ही व्हीलचेयर से ले आया गया था कि उनके बिना क्या बातें हो रही है। जब अनन्या ने कोमलता से उन्हें इसके बजाय आराम करने का सुझाव दिया था, तो उन्होंने कहा था, मैं भी इसे सुनना चाहती हूँ। बेटा, मैं इसे एक बार पहले ही सुन चुकी हूँ। जब आपके पिता बता रहे हो तो मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अरविंद अपनी बेटी के सामने बैठे थे। ड्राइव की थकान और डर उनके चेहरे पर अभी भी स्पष्ट था, हालांकि उनके ऊपर कुछ अधिक स्थिर भाव आ गया था। एक ऐसे व्यक्ति की विशेष तैयारी जिसने 1 साल जानबूझकर उन सच्चाइयों का सामना करने के कठिन काम का अभ्यास करने में बिताया था, जिनका सामना करने से वो कभी बचना पसंद करते थे। उन्होंने फिर से शांत स्वर में कहा, मुझे बताओ सब कुछ, मैं बीच में नहीं टोकूंगा। अनन्या ने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने उन्हें एक ऐसी छत के बारे में बताया जिस पर उन्होंने इस जीवन में कभी शारीरिक रूप से कदम नहीं रखा था, रोहन के शांत, क्षमा प्रार्थी स्वर के बारे में, एक पतन से ठीक पहले के अंतिम सेकंडों में उनकी पीठ के खिलाफ रेलिंग की विशिष्ट ठंडक के बारे में, जिसने 11 साल पहले, किसी ऐसी उम्र में जो उन सभी चीजों को जीने के लिए बहुत छोटी थी जिन्हें उनका मन अभी भी धो रहा था, उनके जीवन के एक संस्करण को समाप्त कर दिया था और दूसरे की शुरुआत की थी। उन्होंने उन्हें मलिक इंडस्ट्रीज के माध्यम से एक अनाम बेटी के रूप में शांत, आभारी चढ़ाई के 11 वर्षों के बारे में बताया, एक ऐसे अस्पताल के गलियारे के बारे में बताया जिस तक वो बहुत देर से पहुंची थी, एक ऐसी बोर्ड मीटिंग के बारे में बताया जिसने उन्हें अपनी ही मां को अलविदा कहने का मौका नहीं दिया। उन्होंने सावधानी से उन्हें उस जीवन के उनके अपने संस्करण के बारे में बताया, एक ऐसे पिता के बारे में जिन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से उन्हें अपना नहीं माना, जिन्होंने अपने अपराध बोध और अपनी छवि के प्रति सचेत रहने की भावना के कारण एक पूरी बेटी को उस दुनिया से चुपचाप छिपाकर रखा जो उन्हें उसे स्वीकार करने के लिए जज कर सकती थी। अरविंद का चेहरा इस कहानी के दौरान एक ऐसे आदमी की विशेष स्थिरता के साथ आगे बढ़ा जो वास्तविक समय में किसी बहुत बड़ी बात को आत्मसात कर रहा था। पहले अविश्वास, हालांकि उन्होंने इसे आवाज नहीं दी, बीच में नहीं टोके जैसे कि उन्हें आधी उम्मीद थी। फिर कुछ ऐसा जो दिखने में,
तेजी से अपने उस संस्करण के लिए दुख जैसा लग रहा था जिसके बनने के सक्षम होने का आभास उन्हें जाहिर तौर पर पहले से ही था, भले ही उस जीवन की उनकी कोई याद न हो जिसे उन्होंने जिया हो। जब वह अंततः अपनी बात समाप्त कर चुकी थी तो अरविंद ने एक ऐसे वजन के साथ अपनी बात कही जिसे अनन्या ने उनसे पहले कभी नहीं सुना था। उस दूसरे जीवन में मैंने ये चुना कि तुम पूरी तरह से बिना किसी स्वीकृति के बड़ी हो जाओ। तुम्हारी माँ को अकेले असुरक्षित रूप से तुम्हें पालने का पूरा बोझ उठाने दिया, जबकि मैंने चुपचाप 1 दशक से अधिक समय तक एक आरामदायक दूरी से अपने अपराध बोध को प्रबंधित किया। उन्होंने राधिका को देखा और फिर वापस अनन्या की ओर देखा। उनके भावों में कुछ आहत करने वाला और कच्चा था। और इस कंपनी में आखिरकार तुम्हें लाने के बाद भी उस जीवन में मैंने तुम्हें बिना औपचारिक रूप से अपनी बेटी के रूप में दावा किए 11 वर्षों तक चढ़ने दिया, जब तक कि यह कोई मायने नहीं रखता था क्योंकि तुम पहले से ही जा चुकी थी। एपिसोड 34। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, हाँ, सच को अब भी नर्म करने में असमर्थ, यहां तक कि उसे अपने पिता के चेहरे पर दृश्यमान दर्द के साथ उतरते हुए देखने के बावजूद। अरविंद ने अपनी आवाज को और नीचे गिराते हुए जारी रखा, और रोहन, उस जीवन में। उसने, इससे पहले कि अनन्या उनके लिए जवाब देती, रोहन ने शांत स्वर में कहा, पापा, मैं जानता हूं। वो मुझे पहले ही बता चुकी है। मुझे इसके साथ बैठने के लिए 4 दिन मिल चुके हैं। मैं यह नाटक करने नहीं जा रहा हूं कि यह उतना भयानक नहीं है जितना ये सुनाई देता है। अरविंद काफी देर तक इस सब के साथ बैठे रहे। छोटे लाउंज की फ्लोरोसेंट रोशनी इस बात के वजन के खिलाफ कठोर और क्षमा न करने वाली थी जो अभी अभी इसमें बोली गई थी। जब उन्होंने अंततः फिर से ऊपर देखा तो उनके भावों में कुछ ऐसा बस गया जिसे अनन्या ने हफ्ते भर पहले देविका ओबरॉय का सामना करते हुए उन्हें देखने से पहचाना था। कोई इनकार नहीं, वो सावधान, आरामदायक दूरी नहीं जिससे वो कभी पीछे हट सकते थे, बल्कि कुछ कठिन और अधिक दृढ़, एक ऐसे व्यक्ति की विशेष स्पष्टता जो हाथ की दूरी से इसे प्रबंधित करने के बजाय जानबूझकर सच के पूरे आकार का सामना करने का विकल्प चुन रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे बस ये बता दिया जाए और इससे मेरे खुद को समझने के तरीके में या इस परिवार में आगे बढ़ते हुए कुछ भी न बदले। मैंने इस पूरे साल यह विश्वास करने में बिताया है कि मैं आखिरकार दर्दनाक तरीके से अपनी विफलताओं का ईमानदारी से सामना करना सीख रहा हूं। तुम्हारी माँ, देवराज ओबरॉय, दशकों का आरामदायक सन्नाटा जिसके बारे में मैंने खुद से कहा था कि मैं आखिरकार इसकी ठीक से जांच कर रहा हूं। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अंदाजा नहीं था कि सबसे बड़ी विफलता वो थी जिसे मैंने अभी तक जिया भी नहीं था, घटनाओं के एक ऐसे संस्करण में जिसकी यादें केवल तुम धो रही थी। अनन्या, मैं किसी ऐसी चीज के लिए माफी मांगना नहीं जानता जिसे मैंने तकनीकी रूप से नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वैसे भी ऐसा करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत खेद है उस जीवन के लिए और इसी विफलता के जितने भी छोटे संस्करण मैं इस जीवन में अभी भी धो रहा हूं, जिन्हें मैंने अभी तक पहचाना नहीं है। एक लंबी खामोशी के बाद अरविंद ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम ईमानदारी से जवाब दो, भले ही ईमानदार उत्तर सुनने में कठिन हो। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? अब इस जीवन में मेरे उस संस्करण पर नहीं जिसे तुम्हें पूरी तरह से निराश करने की याद है, बल्कि आज तुम्हारे सामने बैठे हुए आदमी पर। क्या तुम वास्तव में यह विश्वास करती हो कि मैं अलग होने में सक्षम हूं, ठीक वैसे ही जैसे तुमने जाहिर तौर पर रोहन पर भरोसा करने का फैसला किया है? एपिसोड 35। अनन्या ने सावधानी से उस सवाल पर विचार किया। पुरानी सावधानी और नया, मुश्किल से जीता हुआ विश्वास एक दूसरे के खिलाफ इस तरह तौल रहे थे कि उन्होंने पिछले 8 महीनों में कई बार इसकी जांच की थी बिना इसके पूरी तरह से समाधान किए। उन्होंने अंततः कहा, मैं उस आदमी पर भरोसा करती हूं जिसने इस पिछले साल को मेरे सामने रखी हर कठिन सच्चाई का सामना करने में बिताया है। उस आदमी पर जिसने देविका को बिना उसे नर्म किए उसके पिता के बारे में सच बताया, भले ही इसे स्पष्ट रूप से कहने में उसे काफी कीमत चुकानी पड़ी। उस आदमी पर जो इस समय अस्पताल के लाउंज में बैठा है, किसी असंभव बात को आत्मसात कर रहा है और इनकार या बचाव में पीछे हटने के बजाय अपनी खुद की विफलताओं की जांच करने का विकल्प चुन रहा है। उन्होंने स्थिर भाव से उनकी आंखों में देखा। पापा, मैं अपने पहले जीवन से आपके उस संस्करण पर भरोसा नहीं करती हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो संस्करण अब वास्तव में आप है। मुझे लगता है कि तुमने इस पूरे साल जानबूझकर और अक्सर वास्तविक व्यक्तिगत कीमत पर यह साबित करने में बिताया है कि तुम उस आदमी से पूरी तरह अलग कोई अन्य व्यक्ति बनने में सक्षम हो जिसने कभी एक पूरी बेटी को अनाम बड़ा होने दिया था। मैं उस आदमी पर भरोसा करती हूँ। मैं आप पर भरोसा करती हूँ। अरविंद की शालीनता में कुछ आखिरकार तब टूट गया, नाटकीय रूप से नहीं, बल्कि एक गर्वित, मौसम की मार झेले हुए आदमी के विशेष शांत विनाश के साथ, जो शायद अनन्या की उपस्थिति में पहली बार खुलकर बिना किसी मुखौटे के रोने की अनुमति खुद को दे रहा था।
एक पूरे साल के हिसाब किताब का संचित वजन आखिरकार राहत पा रहा था। भारी और कांपती आवाज में उन्होंने कहा, मेरे पास जितने भी साल बचे हैं, मैं उन्हें ये सुनिश्चित करने में बिताऊंगा कि वो भरोसा गलत जगह पर नहीं लगाया गया था। अनन्या, मैं तुमसे इसके लिए वादा करता हूँ। जो भी कीमत हो, जो भी इसका सामना करने की आवश्यकता हो। बाद में, एक बार जब बातचीत का तत्काल वजन किसी शांत चीज में बस गया, तो परिवार छोटे लाउंज में एक ऐसी खामोशी के साथ बैठा जो अनन्या के दोनों में से किसी भी जीवन में पहली बार केवल शांत होने के बजाय वास्तव में शांतिपूर्ण महसूस हो रहा था। उनकी मां अपनी व्हीलचेयर वाले बिस्तर पर आराम कर रही थी। उनके पिता दशकों की सावधान दूरी को आखिरकार जानबूझकर बंद किए जाने के एक ध्यान के साथ उनके ठीक बगल में बैठे थे। उनके सामने रोहन शांत और विचारशील बैठे थे, जो कभी कभी अनन्या का हाथ एक शांत, स्थिर एकजुटता में दबाने के लिए आगे बढ़ जाते थे। उस आरामदायक सन्नाटे को तोड़ते हुए राधिका ने शांत स्वर में कहा, मैं सोचती रहती हूँ, अनन्या, परिवार के उस संस्करण के बारे में जिसे तुम इतने लंबे समय तक अपने साथ धोती रही। इसके 11 साल, अकेले, इससे पहले कि तुमने कभी यहाँ वापस आने का अपना रास्ता पाया। मैं सोचती हूँ कि क्या तुमने कभी खुद को इसके लिए ठीक से शोक मनाने की अनुमति दी है? केवल इससे बचे रहने, या रणनीतिक रूप से इसका उपयोग करने, या इसे प्रबंधित किए जाने वाले बोझ के रूप में धोने के बजाय वास्तव में इसके लिए शोक मनाया हो। एपिसोड 36। अनन्या ने उस सवाल पर विचार किया। पुराने दुख एक ऐसी कोमलता के साथ सतह पर आ गए जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, जो अब एक ऐसे परिवार की उपस्थिति से नर्म हो गए थे जिसने आखिरकार उस सच को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक अकेले धोया था। उन्होंने धीरे से स्वीकार करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा किया है। मैं इसे दोबारा होने से रोकने पर, इस बार कुछ बेहतर बनाने के लिए जो मैं जानती थी उसका उपयोग करने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि मैं कभी वास्तव में ये देखने के लिए नहीं रुकी कि मैंने क्या खोया है उस पर विलाप कर सकूं। वे 11 साल जो मैंने यह विश्वास करने में बिताए कि मैं इस परिवार के लिए मायने रखती हूँ, और अंततः किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छत से धक्का दे दिया जाना जिसे मुझे कभी एक भाई के रूप में जानने की अनुमति नहीं दी गई थी। एक ऐसी माँ जिसे मैंने अस्पताल के गलियारे में खो दिया, अकेले, जिसके बगल में ऐसा कोई नहीं खड़ा था जो ये समझ सके कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती थी। उनकी माँ ने कोमलता से कहा, तो फिर अब इसका शोक मनाओ हमारे साथ। बेटा, तुम्हें अब इसे अकेले धोने की जरूरत नहीं है। नहीं डर को, नहीं रणनीति को, और नहीं उन दोनों चीजों के नीचे छिपे दुख को। हम यहीं हैं, हम तीनों, एक साथ, ठीक वैसे ही जैसे हमें शुरुआत से ही होना चाहिए था। अनन्या ने महसूस किया कि उनके सीने में कुछ आखिरकार पूरी तरह से मुक्त हो गया। सावधान, एकांत दुख के 11 साल, रणनीतिक सतर्कता के 8 महीने, और उन दोनों चीजों के नीचे एक ऐसी लालसा जिसे उन्होंने कभी खुद को नाम देने की अनुमति नहीं दी थी। एक ऐसे परिवार के लिए जो बिना किसी हिस्से से झिझके वो कौन थी और वो किस चीज से बची थी, के पूरे सच को थामने में सक्षम था। एक ऐसे पिता से घिरे हुए जिन्होंने आरामदायक सन्नाटे पर ईमानदारी को चुना, एक ऐसे भाई ने जिसने इनकार पर जवाबदेही को चुना, और एक ऐसी माँ ने जिसने संदेह पर विश्वास को चुना। अनन्या ने आखिरकार पूरी तरह से रोने दिया। एक ऐसा परिवार जो इम्परफेक्टली, अपूर्ण रूप से, और काफी कीमत पर, ठीक उसी ईमानदारी पर बना था जिसे उन्होंने कभी अपना पूरा दूसरा जीवन बनाने के लिए दिया था। अपने हाथों में अपनी माँ के हाथ को स्थिर महसूस करते हुए, उनके ठीक बगल में अपने पिता की शांत उपस्थिति को महसूस करते हुए, पूरे नाजुक, मुश्किल से जीते गए चक्र को रोहन की सावधान, धैर्यवान एकजुटता को एंकर करते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं इसी के लिए वापस आई थी। बदला लेने के लिए नहीं, न्याय के लिए भी नहीं, उस तरह से नहीं जैसी मैंने कभी इसकी कल्पना की थी। बस यही, एक परिवार जो आखिरकार अपने सच को सावधानी से दूर से प्रबंधित करने के बजाय एक साथ खुद का सामना कर रहा है। ये कुछ भी ना होना नहीं है। अंत में ये सब कुछ हो सकता है। एपिसोड 37, कानूनी पेच, द लूपहोल। आने वाले हफ्तों में राधिका की रिकवरी लगातार आगे बढ़ती रही। तयशुदा प्रक्रिया बिना किसी जटिलता के पूरी हो गई। उनकी ताकत दिन प्रतिदिन सावधानीपूर्वक चिकित्सा देखरेख और अनन्या के अनुमान के अनुसार उस परिवार द्वारा पूरी तरह से जाने जाने की खास उपचार शक्ति के कारण वापस आ रही थी, जिसे उन्होंने दूर से बचाने में 2 दशकों से अधिक का समय बिताया था। इस बीच मलिक इंडस्ट्रीज में जीवन कुछ ऐसे माहौल में ढलने लगा था जो 1 साल से अधिक समय में पहली बार अगली संकट के लिए लगातार तैयार रहने के बजाय वास्तविक रूप से स्थिर महसूस हो रहा था। वो स्थिरता लगभग ठीक 11 दिनों तक टिकी, इससे पहले कि कुणाल भाटिया अनन्या के दफ्तर में उस गंभीर भाव के साथ आ पहुंचे जिसे उन्होंने पिछले साल के दौरान ऐसी खबरों से जोड़ना सीख लिया था जिनके लिए तत्काल केंद्रित ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
दरवाजे को बिना किसी प्रस्तावना के बंद करते हुए कुणाल ने कहा, विक्रम की कानूनी टीम ने आज सुबह एक याचिका दायर की है। मैंने इसे 2 बार पढ़ा है। ये चालाक है और यह खतरनाक है और मुझे लगता है कि अदालत से कोई समर्थन मिलने से पहले हमें इसका मुकाबला करने के लिए तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। उन रिपोर्टों को एक तरफ रखते हुए जिनकी वह समीक्षा कर रही थी, अनन्या ने कहा, मुझे बताओ। कुणाल ने कहा, वे ये तर्क दे रहे हैं कि मुआवजा फंड, रेस्टिट्यूशन फंड, खुद में नागरिक दायित्व, सिविल लायबिलिटी की एक स्वीकारोक्ति का गठन करता है जिसे बचाव पक्ष के पक्ष में सबूत के तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए। उनका सिद्धांत यह है कि आपराधिक मामला समाप्त होने से पहले सोलेंड्रिस ग्रुप की धोखाधड़ी को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने वाला फंड स्थापित करके मलिक इंडस्ट्रीज ने अनिवार्य रूप से कार्यवाही को पक्षपाती बना दिया है, अदालत के निर्धारित करने वाले मामले को एक पूर्व निर्धारित सार्वजनिक निष्कर्ष में बदल दिया है, जिसके बारे में अब वे तर्क दे रहे हैं कि यह जूरी पूल को दूषित करता है और विक्रम के निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार का उल्लंघन करता है। अनन्या ने अपने भीतर पुराने, ठंडे फोकस को महसूस किया, उस विशेष स्पष्टता को जिसे उन्होंने हर उस समय बुलाना सीख लिया था जब किसी खतरे को भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय सावधानीपूर्वक रणनीतिक विघटन की आवश्यकता होती है। यह अपने आप में बेतुका है। फंड सीधे तौर पर विक्रम का नाम नहीं लेता है। ये भंडारी के धोखाधड़ी से नुकसान उठाने वाली कंपनियों को स्वीकार करता है, बस। कुणाल ने सहमति जताते हुए कहा, ये बेतुका है, लेकिन ये दांतहीन नहीं है। विक्रम के वकील अनुभवी हैं और अदालतें निष्पक्ष मुकदमे के तर्कों को गंभीरता से लेती हैं, तब भी जब वे कमजोर आधार पर बने हों। यदि कोई न्यायाधीश इसके आसपास एक आंशिक याचिका भी मंजूर करता है, तो ये कार्यवाही में महीनों की देरी कर सकता है, संभवतः इससे भी अधिक। और देरी का हर महीना एक ऐसा महीना होता है जहां सबूत खराब हो सकते हैं, गवाह अपनी यादों के बारे में कम निश्चित हो सकते हैं, और विक्रम के संसाधन, सोलेंड्रिस की संपत्ति आंशिक रूप से डांगजी होने के बावजूद काफी है, हमारे मामले में बचे किसी भी अंतर को खोजने के लिए काम करते रह सकते हैं। अनन्या ने पूछा, आप क्या सलाह देते हैं? कुणाल ने कहा, हमें देविका और प्रिया को सार्वजनिक रूप से बोलने की आवश्यकता है। विशेष रूप से विक्रम के अपराध के बारे में नहीं, इससे केवल उसका तर्क मजबूत होगा। फंड के वास्तविक उद्देश्य के बारे में। याचिका को गति पकड़ने का मौका मिलने से पहले हमें नैरेटिव को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। यह कोई फैसला सुनाने वाली कंपनी नहीं है। ये किसी भी एक व्यक्ति के अंतिम अपराध या निर्दोषता की परवाह किए बिना प्रलेखित ऐतिहासिक नुकसान को स्वीकार करने वाली कंपनी है। कानूनी रूप से यह अंतर मायने रखता है, और अभी विक्रम की टीम एकमात्र ऐसा पक्ष है जो सक्रिय रूप से यह आकार दे रही है कि जनता इसे कैसे समझती है। देविका 2 दिन के भीतर सिंगापुर से आ गई और अनन्या की स्थिति स्पष्ट करते ही प्रिया ने अपना कैलेंडर खाली कर दिया। दोनों महिलाएं रणनीति समिति के अस्थायी वॉर रूम में उसी गंभीर, दृढ़ फोकस के साथ बैठ गईं, जिसने शुरुआती हफ्तों से जांच को आगे बढ़ाया था। कुणाल के मोशन के सारांश की सावधानीपूर्वक, व्यवस्थित ध्यान के साथ समीक्षा करते हुए देविका ने कहा, मैं कानूनी तर्क को समझती हूँ, लेकिन मैं किसी बात के बारे में ईमानदार रहना चाहती हूँ, अनन्या। मुझे असल में इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि विक्रम का मुकदमा उसकी शर्तों पर सुचारू रूप से आगे बढ़ता है या नहीं। मुझे इस बात की परवाह है कि मेरे पिता का नाम किसी ईमानदार जगह पर मौजूद रहे। यदि फंड की वैधता का बचाव करने के लिए मुझे सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात करने की आवश्यकता है कि वास्तव में क्या हुआ था, तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैंने एक सावधान मामला बनाने की सेवा में अपने परिवार के दुख के बारे में चुप रहने में 9 साल बिताए हैं। मैं किसी की भी सुविधा, जिसमें मेरी अपनी सावधानी भी शामिल है, की सेवा में चुप रहने से तंग आ चुकी हूं। प्रिया ने कहा, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। मेरे पिता ने 3 साल यह विश्वास करते हुए बिताए कि उनकी अपनी असफलता ने हमारे परिवार को तबाह कर दिया। अंततः उस रिकॉर्ड को सार्वजनिक रूप से सुधारने की कीमत पर मैं विक्रम के कानूनी आराम की रक्षा करने में दिलचस्पी नहीं रखती हूँ। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। पुराने रणनीतिक इंस्टिंक्ट ने जोखिम का सावधानीपूर्वक वजन किया। भले ही उन्होंने अपने खुद के मुश्किल से जीते गए विश्वास के खिंचाव को महसूस किया कि ईमानदारी, जिसे सावधानी से तैनात किया जाए लेकिन बिना हिचकिचाहट के, लंबे समय में सावधान सन्नाटे की तुलना में बेहतर सेवा करती है। उन्होंने कहा, तो फिर हम सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं। विक्रम पर विशेष रूप से आरोपों के साथ नहीं। कुणाल सही है कि हमें वहां सावधान रहने की जरूरत है। आपराधिक प्रक्रिया को अपराध या निर्दोषता को ठीक से संभालने दें, लेकिन इस सच्चाई के साथ कि फंड किसका प्रतिनिधित्व करता है और यह किसी भी एक मुकदमे के परिणाम से स्वतंत्र रूप से क्यों मौजूद है। 6 परिवार, 9 साल,
इंजीनियर बर्बादी का एक ऐसा पैटर्न जो विक्रम की गिरफ्तारी से पहले का है और उसके व्यक्तिगत मामले के हल होने के तरीके की परवाह किए बिना सच रहेगा। उन्होंने कमरे में देविका, प्रिया, कुणाल और मीनाक्षी की तरफ देखा, जो बातचीत के बीच में चुपचाप शामिल हो गई थी। मैं एक संयुक्त बयान चाहती हूँ। देविका और प्रिया दोनों साथ मिलकर अपने परिवारों के अनुभवों के बारे में बोले। कोई सनसनीखेज बात नहीं, बस ईमानदार। मुझे लगता है कि यह पल ठीक इसी ईमानदारी की मांग करता है। एपिसोड 38 जब 10 दिन बाद आखिरकार वो बयान जारी किया गया, नुकसान के प्रलेखित पैटर्न के बारे में बिना हिचकिचाहट के रहते हुए विक्रम के अपराध पर किसी भी प्रत्यक्ष टिप्पणी से बचने के लिए कुणाल की कानूनी टीम द्वारा जिसे सावधानी से तैयार किया गया था, तो इसने ठीक उसी नपे तुले विश्वसनीय कवरेज को जन्म दिया जिसकी अनन्या ने उम्मीद की थी। देविका और प्रिया एक ही सावधानी से आयोजित साक्षात्कार में एक साथ दिखाई दी। उन्होंने अपने पिता के बारे में, वर्षों से अनसुने रहे दुख के बारे में और किसी भी व्यक्तिगत अदालत की कार्यवाही के अंतिम परिणाम की परवाह किए बिना प्रलेखित नुकसान का सम्मान करने के लिए मौजूद मुआवजा फंड के बारे में स्पष्ट रूप से बात की। 3 सप्ताह बाद विक्रम की याचिका की समीक्षा करते हुए न्यायाधीश ने ऐतिहासिक प्रलेखित नुकसान को स्वीकार करने और एक व्यक्तिगत प्रतिवादी के अपराध का पूर्वाग्रह रखने के बीच के स्पष्ट अंतर का हवाला देते हुए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। एक ऐसा फैसला जिसे कुणाल ने अपने कमतर अंदाज में जितनी साफ जीत की हम उम्मीद कर सकते थे, वैसी ही एक साफ जीत, कहा। लेकिन यह एक छोटी सी बात थी जो फैसले के बाद के घटनाक्रम में दबी हुई थी, जो अनन्या के साथ सबसे लंबे समय तक रही। जिस शाम न्यायाधीश का फैसला आया, प्रिया ने अनन्या के दफ्तर में आकर उनके सामान्य संयमित भाव में कुछ शांत रूप से भावनात्मक महसूस कराया। प्रिया ने कहा, मेरी माँ ने मुझे आज सुबह फोन किया। वास्तव में फैसले के आने से पहले उन्होंने पिछली रात साक्षात्कार को प्रसारित होते देखा था। अनन्या, वो अब 81 वर्ष की है। उन्होंने 11 साल यह मानते हुए बिताए हैं कि उनके पिता अपनी असफलता से निराश होकर दुनिया से विदा हुए थे। उन्होंने आज सुबह फोन पर मुझे बताया कि उनके जाने के बाद से पहली बार उन्हें अंततः ये समझ में आया कि वो बिल्कुल भी असफल नहीं हुए थे, कि किसी ने बस उनसे कुछ ऐसा छीन लिया था जिसे बचाने का उन्हें कभी कोई वास्तविक मौका नहीं मिला था। उनकी आवाज थोड़ी कांप गई। मैं इसके लिए आपको ठीक से धन्यवाद देना नहीं जानती। मेरी माँ को उनके पिता की याद का एक ऐसा रूप वापस देने के लिए जिस पर वह वास्तव में चुपचाप शोक मनाने के बजाय गर्व महसूस कर सकती है। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए, जो अब एक परिवार की आरामदायक, मुश्किल से जीती गई शांति में आराम कर रही थी, जो आखिरकार ईमानदारी से खुद का सामना कर रहा था, अनन्या ने विरासत में मिले दुख के एक और टुकड़े को आखिरकार ठीक से नीचे रखे जाने की विशेष शांत संतुष्टि को महसूस किया। उन्होंने कहा, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है प्रिया, ये हमेशा से जितना मेरा मामला था उतना ही आपका भी था। मैंने तो बस ये सुनिश्चित करने में मदद की थी कि सच के पास उतरने के लिए कोई वास्तविक जगह हो। उस शाम अपनी योजना से देर से दफ्तर से बाहर निकलते हुए अनन्या ने रोहन को लिफ्ट बैंक के पास इंतजार करते हुए पाया, जिनके एक बाजू के नीचे एक फोल्डर दबा हुआ था और उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे उन्होंने अपने नए, पूरी तरह से ईमानदार रिश्ते के पिछले हफ्तों के दौरान किसी ऐसी बात से जोड़ा था जिसे उठाने का फैसला करने से पहले वो सावधानी से उलट पुलट रहे थे। साथ में पार्किंग गैराज की ओर चलते हुए उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि आगे क्या आता है। मेरा मतलब मेरे लिए है, कंपनी के लिए नहीं। कंपनी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, जिसका श्रेय बड़े पैमाने पर आपको जाता है। मेरा मतलब उस आदमी के लिए आगे क्या आता है जिसे बनने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब जब तत्काल संकट टल गया है और मेरे पास किसी भी आग को बुझाने की प्रतिक्रिया देने के बजाय इसके बारे में ठीक से सोचने की वास्तविक गुंजाइश है। रोहन का इस तरह से निरीक्षण करते हुए, जो पिछले कुछ हफ्तों को ईमानदारी से उस रिश्ते में भरोसे को धीरे धीरे सावधानी से फिर से बनाने वाले किसी व्यक्ति की विशेष गर्माहट के साथ था जिसे उनके दोनों में से किसी भी जीवन ने पहले कभी उन्हें ईमानदारी से नहीं दिया था। अनन्या ने कहा, मुझे बताओ। एपिसोड 39 रोहन ने कहा, मैं कुछ शुरू करना चाहता हूँ। मलिक इंडस्ट्रीज से अलग, हालांकि यह यहाँ जो हमने बनाया है उसमें से कुछ का उपयोग करेगा। एक ऐसा फाउंडेशन जो विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के परिवार के व्यवसायों के लिए वित्तीय साक्षरता और धोखाधड़ी से सुरक्षा पर केंद्रित हो। ठीक उसी प्रकार की कंपनियां जिनका सोलिंड्रिस ने 9 वर्षों तक शिकार किया, ठीक इसलिए क्योंकि उनमें बड़े फर्मों द्वारा हल्के में ली जाने वाली परिष्कृत जोखिम प्रबंधन की कमी थी। उन्होंने अनन्या की तरफ देखा, उनके भावों में कुछ सावधान और आशावादी था। मैं सीढ़ी के लैंडिंग पर आपने जो मुझसे कहा था उसके बारे में सोचता रहता हूँ। उस आदमी के बारे में जो मैं एक ऐसे जीवन में बन सकता था जिसे जीने की मुझे कोई याद नहीं है। अनन्या, मैं केवल वो आदमी बनने से बचना नहीं चाहता हूँ।
मैं सक्रिय रूप से कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जो किसी अन्य परिवार के लिए किसी अन्य परिवार के साथ वो करना कठिन बना दे जो मैंने लगभग लापरवाही से हमारे परिवार के साथ होने दिया था। अपने भाई को देखते हुए अनन्या के सीने में कुछ गर्म सा बस गया। वही आदमी जिसने कभी एक ऐसे जीवन में उन्हें छत से धक्का दे दिया था जिसके बारे में वो आज भी कभी कभी सपने देखती थी, वो शिकारी द्वारा नष्ट किए गए परिवारों के ठीक उसी प्रकार की रक्षा करने के बारे में वास्तविक, बिना मुखौटे के उद्देश्य के साथ बात कर रहा था। शांत स्वर में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि आपको इसे बनाना चाहिए। आपको मुझसे, इस कंपनी से जो भी समर्थन चाहिए वो आपका है। रोहन एक छोटी और वास्तविक मुस्कान के साथ मुस्कुराए, जो एक ऐसे आदमी की विशेष बिना मुखौटे की गर्माहट थी जिसने 1 साल ये सीखने में बिताया था कि कैसे कोई ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर उचित सावधानी के खिलाफ जाकर उसकी बहन द्वारा चुने गए भरोसे के काबिल हो। उन्होंने कहा, तो फिर आइए इसे मिलकर बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने इस पिछले साल में बाकी सब कुछ बनाया है, अकेले रहने के बजाय ईमानदारी से और कंधे से कंध मिलाकर। एपिसोड 40, मां के बही खाते से एक नाम। ये संदेश मुआवजा फंड की सार्वजनिक पूछताछ चैनल के माध्यम से आया। एक साधारण फॉर्म जिसका उपयोग अधिकांश लोग पात्रता के बारे में नियमित सवाल पूछने के लिए करते हैं, जिसे गुरुवार की रात को किसी ऐसी महिला द्वारा सबमिट किया गया था जिसने अपनी पहचान केवल कविता अय्यर के रूप में बताई थी और लिखित में अपनी स्थिति बयां करने के बजाय एक निजी बैठक का अनुरोध किया था। मीनाक्षी ने अगली सुबह इसे फंड की सामान्य पूछताछ की तुलना में अधिक तात्कालिकता के साथ चिन्हित किया। प्रिंटआउट अनन्या को सौंपते हुए उन्होंने कहा, इस मामले में कुछ तो अलग महसूस हो रहा है। अधिकांश लोग फॉर्म में ही संक्षेप में ही सही सोलिंड्रिस से अपने संबंध को समझाते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मिलने के अनुरोध और नीचे लिखे एक नोट के अलावा हमें कुछ नहीं दिया है और मैं उद्धृत कर रही हूं, अनन्या मलिक को बताएं कि यह उनकी मां से जुड़ा है। अनन्या ने उस पंक्ति को 2 बार पढ़ा। पुराना इंस्टिंक्ट तुरंत केंद्रित ध्यान में बदल गया। मीटिंग सेट करो आज ही, अगर वो उपलब्ध है। मैं किसी ऐसी चीज में बदलने से पहले इसे समझना चाहती हूं जिसके प्रति हम प्रतिक्रिया दे रहे हों बजाय इसके कि हम उसका अनुमान लगा रहे हों। कविता अय्यर उस दोपहर मलिक इंडस्ट्रीज में पहुंची, 50 के दशक के अंत की एक महिला जो संयमित थी लेकिन स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी, और जब उन्हें अनन्या के कार्यालय में ले जाया गया तो उन्होंने अपनी छाती से एक घिसे पिटे चमड़े के फोल्डर को कसकर पकड़ रखा था। अनन्या की मेज के सामने वाली कुर्सी पर कॉर्पोरेट कार्यालयों के आदी न होने और अधिकार के पदों पर बैठे लोगों द्वारा गंभीरता से लिए जाने के अभ्यस्त न होने की उस सावधान कठोरता के साथ बैठते हुए कविता ने कहा, मुझे इतनी जल्दी मिलने के लिए धन्यवाद। मुझे पक्का नहीं था कि आप मिलेंगी। मुझे ये भी पक्का नहीं था कि मुझे बिल्कुल आना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं इसे लंबे समय से धो रही हूँ। और जब मैंने मुआवजा फंड के बारे में, प्रिया देशमुख और सिंगापुर की महिला के इतनी खुलकर बात करने के बारे में खबरें देखी तो मैंने सोचा शायद अब आखिरकार समय आ गया है। कोमलता से अनन्या ने कहा, मुझे खुशी है कि आप आए। आपने मेरी मां का जिक्र किया। जब भी आप इसके बारे में बताने के लिए तैयार हो, मैं इस संबंध को समझना चाहूंगी। कविता ने सावधानी से घिसे पिटे फोल्डर को खोला और कुछ पीले पड़े कागजात निकाले, रसीदें, हाथ से लिखे बही खाते के पन्ने, एक मामूली दुकान के बाहर एक साथ खड़ी 2 नियानकी महिलाओं की एक फीकी तस्वीर जिसे अनन्या ने झटके के साथ तुरंत अपनी मां के रूप में पहचान लिया, जो अपनी उम्र की तुलना में दशकों छोटी थी। कविता ने कहा, आपकी मां और मैंने एक साथ काम किया था 2 दशक पहले, इससे पहले कि हम दोनों के पास सोचने के लिए अपने परिवार हों। हमने अंधेरी में एक किराए की दुकान से एक छोटा सिलाई और कपड़ा व्यापार व्यवसाय चलाया था, कुछ बड़ा नहीं लेकिन ईमानदार, स्थिर काम। राधिका और मैंने लगभग 6 वर्षों में इसे एक साथ बनाया, मामूली मुनाफे को निष्पक्ष रूप से साझा किया और युवा महिलाओं की तरह इसे अंततः कुछ बड़े में विकसित करने का सपना देखा। अनन्या उस तस्वीर को देखती रही, उनकी मां के इतिहास का एक पूरा टुकड़ा जिसके बारे में उन्होंने अपने दोनों में से किसी भी जीवन में कभी जिक्र नहीं सुना था, अब एक अजनबी के सावधान, कांपते हाथों में सतह पर आ रहा था। धीरे से अनन्या ने कहा, मैं समझ नहीं पा रही हूं। मेरी मां ने कभी किसी व्यवसाय का जिक्र नहीं किया। उन्होंने मुश्किल वर्षों के बारे में, हमारा समर्थन करने के लिए विभिन्न नौकरियां करने के बारे में बात की है, लेकिन कभी इसके बारे में नहीं। उनके चेहरे पर कुछ पुराना और दर्दनाक सा चलते हुए कविता ने कहा, वो ऐसा नहीं करती। इसके साथ जो हुआ उसकी वजह से हमने अपने 6ठे वर्ष में दूसरे स्थान पर विस्तार करने के लिए एक कार्यशील पूंजी ऋण लिया था, एक ऐसा निर्णय जिसे एक युवा वित्तीय कंसल्टेंट द्वारा अनुशंसित, संरचित और व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित किया गया था, जिसे एक आपसी परिचित ने हमें मिलवाया था। उनका नाम आदित्य भंडारी था।
वह नाम परिचित भयानक वजन के साथ कमरे में उतरा और अनन्या ने महसूस किया कि सुबह के रहस्य का आकार अचानक किसी ऐसी चीज में ढह गया जो उन्होंने अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक व्यक्तिगत था। अब जब सबसे कठिन हिस्सा बोला जा चुका था तो अपने स्वर को स्थिर करते हुए कविता ने आगे कहा, ऋण की शर्तें हम दोनों के उस समय पूरी तरह से समझे जाने की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक थी। इसे अनुमानित वृद्धि के खिलाफ संरचित किया गया था जो कभी फलीभूत नहीं हुई, दंड खंडों के साथ जो पुनर्भुगतान के शेड्यूल से थोड़ा भी पीछे गिरने के पल ही सक्रिय हो गए। 8 महीने के भीतर ऐसा व्यवसाय जिसके कर्ज को हम दोनों में से कोई भी प्रबंधित नहीं कर सका, उसके तहत पूरा व्यवसाय ढह गया। हमने सब कुछ खो दिया, दुकान, हमारी मामूली बचत, वर्षों का सावधान काम। अपने चेहरे पर पुराने दुख और शर्म जैसी किसी भावना को मिलाते हुए उन्होंने अनन्या की ओर देखा और कहा, अनन्या, आपकी माँ उस समय आपके साथ गर्भवती थी। मैं हमेशा से यह मानती आई हूँ, हालांकि हमने बाद में वर्षों में इसके बारे में कभी सीधे बात नहीं की, कि व्यवसाय को खोना उन कठिन परिस्थितियों में से एक था जिसने उन्हें बाद में आगे बढ़ाया। आपको काफी हद तक अकेले पालना, उस वित्तीय स्थिरता के बिना जो व्यवसाय शायद अंततः हमारे दोनों परिवारों को प्रदान कर सकता था। अनन्या स्तब्ध सन्नाटे में इस खुलासे के साथ बैठी रही। उनकी मां के इतिहास का एक पूरा टुकड़ा जो उनके दोनों में से किसी भी जीवन के सबसे शुरुआती कार्यक्रमों से भी पहले का था, उसी विनाशकारी स्पष्टता के साथ खुद को पुनर्व्यवस्थित कर रहा था जिसे उन्होंने हफ्तों पहले देविका और प्रिया को अनुभव करते हुए देखा था। धीरे से उन्होंने कहा, आप मुझसे कह रही हैं कि मेरे पैदा होने से पहले ही भंडारी के फ्रॉड ने मेरे अपने परिवार को छू लिया था, कि मेरी मां के व्यवसाय का पतन शायद उन परिस्थितियों का हिस्सा था जिसने उन्हें अंततः मेरे पिता के पास जाने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण मेरा जन्म हुआ। कविता ने सावधानी से कहा, मैं निश्चित रूप से यह नहीं जानती। राधिका ने कभी इस बात की पूरी परिस्थितियों को नहीं समझाया कि वह आपके पिता को कैसे जान पाई, और मैंने कभी इस पर दबाव नहीं डाला, उस स्पष्ट रूप से दर्दनाक अध्याय के सम्मान से जिसे वो फिर से देखना पसंद नहीं करती थी। लेकिन समय ने मुझे 2 दशकों से अधिक समय से चुपचाप परेशान किया है। व्यवसाय के ढहने के ठीक बाद मैंने उन्हें खो दिया। दुख और शर्म उन लोगों को तितर बितर करने का एक तरीका रखती है जो कभी एक दूसरे पर भरोसा करते थे, तब भी जब दोनों में से किसी ने भी कुछ गलत नहीं किया था। मैंने हाल ही में इसके टुकड़ों को फिर से जोड़ा जब मैंने मुआवजा फंड के साथ खबरों में आपका नाम देखा और इसके संबंध में भंडारी के नाम का जिक्र देखा। मैंने इसे तुरंत पहचान लिया। मैं इसे 2 दशकों से अधिक समय से धो रही हूँ, ये सोचते हुए कि क्या मुझे उस समय ये समझने के लिए अधिक कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी कि वास्तव में हमारे साथ क्या हुआ था, बजाय इसके कि मैं इस पतन को जोखिम को ठीक से प्रबंधित करने की हमारी अपनी असफलता के रूप में स्वीकार कर लूं। अपने फोन के लिए हाथ बढ़ाते हुए ऐसे किसी व्यक्ति के सामने जिससे वो अभी अभी मिली थी, ऐसे हाथ से जो शायद ही कभी कांपता था, अनन्या ने बिना घर की छोटी ड्राइव का इंतजार किए अपनी मां को सीधे फोन किया और उस सवाल को पूछने के लिए आगे बढ़ी जो अब उनके सीने पर दबाव डाल रहा था। राधिका के जवाब देते ही उन्होंने कहा, मां, क्या आपने कभी कविता अय्यर नाम की महिला के साथ कोई व्यवसाय चलाया था? मेरे पैदा होने से पहले एक सिलाई की दुकान। लाइन के दूसरे छोर पर सन्नाटा इतना लंबा खिंच गया कि अनन्या का पेट और नीचे धंस गया। पुराना डर बढ़ गया कि उन्होंने आखिरकार एक ऐसे घाव को उजागर कर दिया है जिसे उनकी मां ने सुरक्षित रूप से परेशान करने के लिए बहुत गहराई में दफना दिया था। एक ऐसे भाव से भरी आवाज में जिसे अनन्या फोन पर पूरी तरह से पहचान नहीं पा रही थी, राधिका ने आखिरकार कहा, कविता, मैंने 20 वर्षों से अधिक समय से उस नाम को नहीं सुना है। अनन्या, क्या वो तुम्हारे साथ वहां है? क्या वो ठीक है? कोमलता से अनन्या ने कहा, वह यही है माँ, वही है जो इसे मेरे पास लाई है, मुआवजा फंड के माध्यम से। उन्होंने मुझे व्यवसाय के बारे में, उस ऋण के बारे में बताया जिसने इसे ढा दिया, आदित्य भंडारी नाम के एक कंसल्टेंट के बारे में बताया। इस बार का सन्नाटा पूरी तरह से एक अलग वजन लिए हुए था। पुराना दुख, अनन्या समझी, दशकों की सावधान सुरक्षात्मक दफन के बाद आखिरकार सतह पर आ रहा था। राधिका ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, क्योंकि जब तक तुम हमारे इतिहास के बारे में वास्तविक सवाल पूछने के लिए पर्याप्त बड़ी हुई, तब तक इसका दर्द बहुत सी अन्य चीजों के साथ उलझ चुका था। तुम्हारे पिता, तुम्हारे जन्म की परिस्थितियां, वो शर्म जिसे मैंने इतने वर्षों तक इस बात के लिए धोया कि सब कुछ एक साथ कैसे बिखर गया। मैंने खुद से कहा कि यह समझाने के बजाय कि एक बार मेरे पास कुछ वास्तविक था, कुछ ऐसा जिसे मैंने एक प्रिय मित्र के साथ अपने हाथों से बनाया था, और कुछ ही महीनों में हम दोनों की किसी भी गलती के बिना इसे ढहते हुए देखा। ये सरल था कि तुम्हें यह विश्वास करने दिया जाए कि हमारी गरीबी सिर्फ खराब किस्मत, साधारण कठिनाई थी। जैसे ही पैटर्न का पूरा आकार आखिरकार
पूरी तरह से खुद को व्यवस्थित कर चुका था। पुराना गुस्सा और पुराना दुख एक साथ उलझ गए और अनन्या ने कहा, यह आपकी गलती नहीं थी, माँ। सोलिंड्रिस ग्रुप 9 वर्षों से कहीं अधिक समय से ऐसा कर रहा है। देविका के समझने से भी कहीं अधिक समय से। आपका व्यवसाय, हमारे अपने परिवार की नींव, मेरे मलिक इंडस्ट्रीज में दोबारा कभी ऐसा होने से रोकने की कोशिश करने के लिए कदम रखने से 2 दशक पहले ठीक इसी फ्रॉड से छुआ गया था। कविता और राधिका 3 दिन बाद कोकिलाबेन हॉस्पिटल के उसी छोटे से पारिवारिक लाउंज में फिर से मिले, जहां अनन्या ने एक बार अपने पिता को अपने पुनर्जन्म का पूरा सच बताया था। राधिका अभी भी रिकवर हो रही थी। हालांकि लगातार उन्होंने एक पुनर्मिलन के लिए मालाबार हिल आवास की अपरिचित औपचारिकता के बजाय परिचित स्थान को चुना, जिसमें उन्होंने कहा, बिना अपरिचित परिवेश को जोड़े पहले से ही पर्याप्त भावनात्मक वजन था। अनन्या ने दोनों महिलाओं को बिखरे हुए दुख और अनकही शर्म के दशकों के बाद आखिरकार ठीक से फिर से जुड़ने वाली पुरानी सखियों की विशेष, बिना मुखौटे की राहत के साथ गले मिलते हुए देखा और महसूस किया कि कुछ ऐसा अपनी जगह पर बस गया है जो सोलिंड्रिस पैटर्न के एक और टुकड़े के अंततः पूरी तरह से प्रलेखित होने की संतुष्टि से भी आगे निकल गया था। अपनी मां को एक पुरानी सखियों के कंधे पर चुपचाप रोते हुए 2 दशकों के सावधान एकांत दुख को आखिरकार ठीक से साझा करते हुए देखते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा, यह मामला कभी भी केवल 6 कंपनियों के बारे में नहीं था। ये कभी भी केवल देविका के पिता या प्रिया के पिता या बदले के लिए 9 साल इंतजार करने के लिए पर्याप्त धैर्यवान बोर्डरूम शिकारी के बारे में नहीं था। ये हम में से किसी के भी समझे जाने की तुलना में कहीं अधिक पीछे जाता है। मेरे अपने परिवार की नींव में, उन परिस्थितियों में जिन्होंने आकार दिया कि मैं अपने जीवन के किसी भी संस्करण में कौन बनी। विक्रम के साथ साथ अपनी अलग कार्यवाही का इंतजार कर रहे भंडारी के बारे में सोचते हुए उन्होंने उस पुराने केंद्रित संकल्प को महसूस किया जिसने पूरी जांच के दौरान उनका साथ दिया था, और वो और भी अधिक दृढ़ संकल्प में बदल गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, 2 दशक, कम से कम इस पैटर्न ने वास्तव में जितने भी परिवारों को छुआ है, हमने अभी भी केवल इसके किनारों को ही पाया है। उन्होंने लाउंज के प्रवेश द्वार के पास चुपचाप खड़े कुणाल की तरफ देखा और अपने भावों के गंभीर सेट से पहले ही समझ गए कि वो क्या कहने वाली थी। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, हमें और पीछे जाने की जरूरत है। 20 साल, कम से कम। यदि भंडारी देविका के पिता से, मेरी मां के व्यवसाय से इतने लंबे समय पहले काम कर रहे थे, मुझे लगता है कि हमें ये स्वीकार करने की जरूरत है कि हमने जिन 6 कंपनियों का दस्तावेजीकरण किया है, वे पूरी संख्या के आसपास भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि यह वास्तव में कितनी पीछे तक जाती है। एपिसोड 41। वह आदमी जिसने उसे सिखाया। कुणाल को इस मामले को ठीक से असेंबल करने में लगभग 3 हफ्ते लगे। उन्होंने एक ऐसे फोरेंसिक अकाउंटेंट के साथ काम किया जिस पर उन्हें आंख मूंदकर भरोसा था और एक सेवानिवृत्त नियामक संपर्क रेगुलेटरी कॉन्टैक्ट के साथ जो दशकों के सावधानीपूर्वक संबंध निर्माण के कारण उनके इतने एहसानों के तले दबा था कि वह चुपचाप ऐसे रिकॉर्ड निकाल सकता था जिन्हें आधिकारिक चैनलों के माध्यम से एक्सेस करने में सामान्यतः महीनों लग जाते। वो रविवार की शाम को अनन्या के कार्यालय पहुंचे। यह अपने आप में इतना असामान्य था कि अनन्या ने एक भी शब्द सुने बिना ही यह जान लिया कि उन्होंने जो भी पाया है वो इस जांच के पहले से ही काफी भारी वजन में और अधिक वजन जोड़ने वाला है। कुणाल ने दफ्तर में प्रवेश करते हुए पीछे से दरवाजा बंद किया और दस्तावेजों का एक सेट अनन्या की मेज पर इस विशेष सावधानी के साथ फैला दिया जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज को संभाल रहा हो जिसे वह खतरनाक समझता हो। आदित्य भंडारी ने इस योजना का आविष्कार नहीं किया था, उसे ये सिखाया गया था। 23 साल पहले बिजनेस स्कूल से तुरंत बाहर आने के बाद उसने मुंबई में एक बुटीक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म में एंट्री लेवल की नौकरी ली थी। अपने करियर के पहले 4 वर्षों के लिए वहां उनके सुपरवाइजर एक व्यक्ति थे जिनका नाम रतन अहलूवालिया था। अनन्या ने उस नाम का अध्ययन किया जो उनके दोनों में से किसी भी जीवन में अपरिचित था। हालांकि कुणाल के गंभीर भावों में कुछ ऐसा था जो उन्हें बता रहा था कि वह लंबे समय तक अपरिचित नहीं रहने वाला है। क्या मुझे ये नाम पता होना चाहिए? कुणाल ने कहा, अभी नहीं, लेकिन आप इसे जान लेंगी और बहुत से अन्य लोग भी जान जाएंगे यदि मैंने जो पाया है वो सही साबित होता है। रतन अहलूवालिया ने अपने करियर का पहला आधा हिस्सा एक सम्मानित स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस स्पेशलिस्ट के रूप में बिताया, जिन्हें मुद्रा और अस्थिरता उत्पादों की उनकी परिष्कृत समझ के लिए कुछ हलकों में चुपचाप सम्मानित किया जाता था। उन्होंने रिजर्व बैंक के वित्तीय स्थिरता निगरानी प्रभाग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट डिवीजन में एक वरिष्ठ पद संभालने के लिए 18 साल पहले प्राइवेट एडवाइजरी का काम छोड़ दिया, जो सैद्धांतिक रूप से ठीक वही निकाय है
जो आपकी मां के व्यवसाय, देवराज ओबरॉय के आयात उद्यम और इस पैटर्न से प्रभावित अन्य सभी को नष्ट करने वाले शिकारी ढांचे की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए जिम्मेदार है। कुणाल की आवाज बहुत धीमी, बहुत सावधान हो चुकी थी। अनन्या, वो तब से वही है, रैंकों में लगातार ऊपर उठते हुए। वो वर्तमान में एक सलाहकार पैनल में बैठते हैं जो ठीक उसी प्रकार के सीमा पार वित्तीय साधनों में प्रणालीगत जोखिम की समीक्षा करता है जिन्हें भंडारी ने छोटे जोखिम प्रबंधन के बिना कंपनियों के खिलाफ हथियार बनाने में 2 दशक बिताए हैं। अनन्या ने पैटर्न के वास्तविक पैमाने के ठंडे, जाने पहचाने वजन को आखिरकार अपनी जगह पर पूरी तरह से बसते हुए महसूस किया। आप मुझसे कह रहे हैं कि जिस आदमी ने भंडारी को इन फ्रॉड की संरचना करना सिखाया, वो अब ठीक उसी नियामक निकाय के भीतर तैनात है जिसे उन्हें पकड़ना है। कुणाल ने कहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि या तो अहलूवालिया ने दशकों पहले प्रशिक्षित एक छात्र को कभी पकड़े जाने से बचाने के लिए 18 वर्षों तक अपनी नियामक स्थिति का शानदार ढंग से उपयोग किया है, या फिर, और यह वो संभावना है जो मुझे काफी अधिक चिंतित करती है, वो भंडारी को केवल बचाने से कहीं अधिक काम कर रहे हैं। उन्होंने भंडारी और तब से उनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए अन्य लोगों को परिचालन के हाथों के रूप में उपयोग करके खुद इन योजनाओं को डिजाइन करना जारी रखा हो सकता है। इस बात के निहितार्थ कमरे में एक ऐसे वजन के साथ बस गए जिसकी अनन्या ने उम्मीद नहीं की थी, यहां तक कि जांच ने पहले ही जो कुछ भी उजागर किया था, उसके बाद भी। विक्रम सेठ ने अपनी धैर्यवान क्रूरता के बावजूद एक ऐसे फ्रॉड का फायदा उठाने वाले अकेले शिकारी थे जिसे किसी और ने बनाया था। भंडारी परिचालन के निष्पादक थे, जो कुशल और निर्मदय थे लेकिन अंततः किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण थे जिसकी पहुंच बहुत बड़ी थी। यदि कुणाल का संदेह सही साबित होता है, तो इस पैटर्न की वास्तविक वास्तुकला उस संस्था तक पहुंचती है जिस पर भारत ठीक इसी प्रकार के प्रणालीगत नुकसान को रोकने के लिए भरोसा करता है। अनन्या ने धीरे से पूछा, यदि अहलूवालिया इस स्थिति में इतने लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यह वास्तव में कितनी कंपनियों को प्रभावित करता है? कुणाल ने स्वीकार किया, मुझे नहीं पता अनन्या, यही बात मुझे डराती है। देविका को 6 मिली। आपकी मां का व्यवसाय 7वां है, जो देवराज ओबरॉय के पतन से भी पहले का है। यदि अहलूवालिया ने भंडारी को प्रशिक्षित किया है और इसी तरह की अन्य योजनाओं की पहचान करने और उन्हें चुपचाप बचाने के लिए नियामक पहुंच के साथ 18 वर्ष बिताए हैं, तो वास्तविक संख्या हमारी अब तक की प्रलेखित संख्या से काफी बड़ी हो सकती है। और यहाँ वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। इसे साबित करने के लिए अहलूवालिया द्वारा खुद को लगभग 2 दशकों तक देखरेख करने में मदद करने वाली संस्था के भीतर से सबूत की आवश्यकता होती है। यदि वो अपनी स्थिति के सुझाव के अनुसार गहराई से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये सुनिश्चित करने के हर अवसर का उपयोग किया होगा कि उनके द्वारा एक्सेस किए गए किसी भी रिकॉर्ड में कोई भी इंक्रिमिनेटिंग, दोषी साबित करने वाला सबूत मौजूद न हो। अनन्या इसके वजन के साथ बैठी रही। पुरानी रणनीतिक प्रवृत्ति पहले से ही इस समस्या को उलट पुलट रही थी। भले ही वे जिस बात का सामना कर रही थी उसका व्यक्तिगत थकाऊ पैमाना उनकी शालीनता पर भारी पड़ रहा था। विक्रम की गिरफ्तारी हफ्तों पहले लड़े गए और जीते गए युद्ध के समाधान जैसी लग रही थी। अब ये स्पष्ट रूप से किसी ऐसी चीज की शुरुआती झड़प लग रही थी जो काफी बड़ी थी। उन्होंने धीरे से कहा, हमें असाधारण रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि अहलूवालिया उतने ही अंदर तक जुड़े हुए हैं जितना आप सुझाव दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ लापरवाही से कदम उठाने का मतलब केवल विफलता का जोखिम उठाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्था के भीतर से सक्रिय प्रतिशोध का जोखिम उठाना है जिसकी पहुंच सोलेंड्रिस ग्रुप की तुलना में बहुत अधिक है। हम विक्रम के दृष्टिकोण को दोहरा नहीं सकते, एक ऐसी स्थिति से धैर्यवान, शांत अवलोकन जिसके बारे में वह नहीं जानता कि हम उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। हमारे पास रिजर्व बैंक के भीतर कोई सीट नहीं है जैसा कि हमारे अपने बोर्ड पर हमारी गलती से थी। कुणाल ने सहमति जताते हुए कहा, नहीं, जिसका मतलब है कि इसके लिए हमारे द्वारा अब तक काम किए गए किसी भी व्यक्ति से अलग तरह के सहयोगी की आवश्यकता है। भारत के नियामक प्रतिष्ठान के भीतर वास्तविक स्थिति वाला कोई व्यक्ति जो इतना विश्वसनीय हो कि एक वरिष्ठ आरबीआई अधिकारी के बारे में चिंता जताने को केवल साजिश के सिद्धांतों का पीछा करने वाली एक पीड़ित कंपनी के रूप में खारिज न किया जाए। अनन्या ने एक लंबी पल के लिए सोचा। पुरानी यादें और नई परिस्थितियां एक साथ मिलकर काम कर रही थीं। इससे पहले कि एक ऐसा नाम सामने आया जिस पर उन्होंने महीनों से विचार नहीं किया था, उनके पहले जीवन का एक ऐसा चरित्र जिसे उन्होंने एक पूरी तरह से अलग दूसरे जीवन को बनाने की आंधी में लगभग भुला दिया था। उन्होंने धीरे से कहा, एक महिला है, मीरा कृष्णन। मेरे पहले जीवन में वो रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर बनी। उसके वर्षों बाद जब मुझे सीधे तौर पर उनके साथ बातचीत करने का कोई कारण मिलता, मैं उन्हें केवल प्रतिष्ठा से जानती थी।
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिनकी नियामक कमियों को ठीक उसी तरह से बंद करने के लिए लगभग जुनूनी प्रतिबद्धता थी जिनका शिकार भंडारी जैसे शिकारी करते हैं। वो तब भी जानी जाती थी जब उन्होंने संस्था के भीतर अधिक वरिष्ठ, अधिक गहरे लोगों के साथ चुपचाप संघर्ष किया था कि छोटे, परिष्कृत फ्रॉड से होने वाले प्रणालीगत जोखिम को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अनन्या ने रुककर सावधानी से गणना की। इस टाइमलाइन में वो वर्तमान में काफी कनिष्ठ होंगी, शायद उस पद से 5-6 साल दूर जिसे मैं उन्हें संभालते हुए याद करती हूँ। लेकिन यदि उनकी मान्यताएं पहले से ही वैसे ही आकार ले रही हैं जैसे मैं उन्हें अंततः ठोस होते हुए याद करती हूँ, तो वह हमें जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सही आंतरिक सहयोगी साबित हो सकती है। विश्वसनीय होने के लिए पर्याप्त स्थिति वाली कोई व्यक्ति, लेकिन संस्था की अहलुवालिया की पीढ़ी में इतनी गहराई से नहीं जुड़ी हुई कि उनके पास उसे बचाने का कोई कारण हो। कुणाल ने एक लंबी पल के लिए उनका अध्ययन किया। उनके भावों में प्रभावित करने वाली और हल्के से असहज करने वाली दोनों भावनाएं थीं। अनन्या ये पहचानना सीख चुकी थी कि उनके करीब के लोग अंततः इस बात को समझने के बाद इस तरह की प्रतिक्रिया विकसित करते थे कि वो अपने पहले जीवन से अपने साथ क्या लेकर चलती है। उन्होंने धीरे से कहा, आपके पास उन लोगों का पूरा मानसिक नक्शा है जो मायने रखते हैं, है ना? केवल घटनाएं नहीं, लोग, करियर, कौन कहां पहुंचता है। आज से वर्षों बाद एक ऐसे जीवन में जो तकनीकी रूप से अब अस्तित्व में नहीं है। अनन्या ने ईमानदारी से कहा, मेरे पास अंश है। उपयोगी होने के लिए पर्याप्त, निश्चित होने के लिए पर्याप्त नहीं। टाइमलाइन पहले से ही मेरी यादों से काफी हद तक अलग हो चुकी है। आप इस जांच में ऐसे तरीकों से मौजूद हैं जो मेरे पहले जीवन में कभी नहीं थे। वर्षा फ्रेड से प्रिया का संबंध कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं पहले कभी नहीं जानती थी। विक्रम की पूरी भूमिका कुछ ऐसी थी जिसका मैंने कभी सामना नहीं किया था। मैं यह वादा नहीं कर सकती कि मीरा कृष्णन वही बनेंगी जिन्हें मैं उनके बनने की याद करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह पता लगाना उचित है कि इस टाइमलाइन में वो वर्तमान में कौन है, ये तय करने से पहले कि क्या वो इस लड़ाई की जरूरत वाली सहयोगी है। कुणाल ने धीरे से सिर हिलाया। रिजर्व बैंक की संरचना के भीतर मीरा कृष्णन नाम की महिला वर्तमान में कहाँ है? इसकी सटीक पहचान करने के लिए सावधान, विवेकपूर्ण काम शुरू करने के लिए पहले से ही अपने फोन के लिए हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, तो फिर आइए पता लगाते हैं। सावधानी से और चुपचाप, ठीक उसी तरह जैसे हमने इस जांच में अब तक काम करने वाली हर दूसरी चीज के साथ संपर्क किया था। कुणाल के जाने के काफी देर तक अनन्या अपने दफ्तर में ही रही। दिन के खुलासे का वजन उनके कंधों पर भारी पड़ रहा था। उनकी मां का व्यवसाय, देवराज ओबरॉय की बर्बादी, प्रिया का परिवार, और अब अकाट्य रूप से ये संभावना कि पूरा पैटर्न वापस उसी व्यक्ति तक जाता है जो इसे रोकने के लिए बनाई गई संस्था के भीतर आराम से बैठा हुआ है, और यह सुनिश्चित करने के लिए लगभग 2 दशकों की नियामक पहुंच के साथ बैठा है कि किसी ने भी इसे कभी साबित न किया हो। उन्होंने इमारत के प्रवेश द्वार के बाहर कांस्य पट्टिका के बारे में सोचा। 6 नाम दोपहर की रोशनी को पकड़ रहे थे, और उन्होंने एक गंभीर, थकी हुई स्पष्टता के साथ सोचा कि अंततः कितने और नामों को उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता हो सकती है। मुंबई के अंधेरे होते क्षितिज को देखते हुए, शाम के आकाश के खिलाफ शहर की बत्तियों का धीमा, परिचित उभार शुरू होते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं अपनी मां को बचाने के लिए वापस आई थी। रोहन को उस आदमी बनने से रोकने के लिए जिसने मुझे छत से धक्का दिया था। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस चीज का मैं वास्तव में सामना कर रही थी वह इतनी गहराई तक पहुंच सकती है। मेरे पैदा होने से भी दशकों पहले चुपचाप काम कर रही हो सकती है, और ठीक उसी संस्था द्वारा सुरक्षित हो सकती है जिसे इसे पकड़ना था। उन्होंने अपने फोन के लिए हाथ बढ़ाया। देविका को, प्रिया को, रोहन को एक संदेश का मसौदा तैयार किया। उस बातचीत की शुरुआत जिसकी उम्मीद उनमें से किसी को भी नहीं थी। एक ऐसी लड़ाई के बारे में जो अभी जितनी बड़ी होने की तैयारी कर रही थी, उससे कहीं अधिक बड़ी हो चुकी थी। उन्होंने टाइप किया, हमें बात करने की जरूरत है। हम सभी को, कल सुबह बोर्ड मीटिंग से पहले। मुझे लगता है कि हमने अभी अभी इसकी शुरुआत पाई है। अध्याय 19। वो जोखिम उठाने को तैयार है। इस टाइमलाइन में मीरा कृष्णन रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता इकाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट, के भीतर एक मध्यम स्तर के पद पर थी। उस डिप्टी गवर्नर की तुलना में काफी कनिष्ठ पद पर जिसे अनन्या एक ऐसे जीवन से याद करती थी जो तकनीकी रूप से अब अस्तित्व में नहीं था, लेकिन कुणाल द्वारा अगले सप्ताह के दौरान सावधानीपूर्वक जोड़े गए बैकग्राउंड के अनुसार वह पहले से ही ठीक उसी प्रकार की प्रतिष्ठा विकसित कर रही थी जिसकी अनन्या को उम्मीद थी। एक मेहनती, कभी कभी मुश्किल विश्लेषक जो छोटे वित्तीय उत्पादों में संरचनात्मक जोखिमों को चिन्हित करने के लिए जानी जाती थी, जिन्हें उनके अधिक वरिष्ठ सहकर्मी अक्सर इस रूप में खारिज कर देते थे कि वे संस्थागत ध्यान देने योग्य नहीं है। रणती समिति के शांत वॉर रूम में अनन्या के सामने अपने नोट्स की समीक्षा करते हुए कुणाल ने रिपोर्ट दी। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में 3 आंतरिक मेमो दायर किए हैं।
प्रत्येक में मुद्रा हेजिंग उत्पादों के बारे में चिंताएं उठाई गईं जिन्हें भंडारी के अनुबंधों में पाई गई चीजों के समान आकस्मिक शुल्क व्यवस्थाओं के साथ संरचित किया गया था। तीनों की समीक्षा की गई और एक वरिष्ठ ओवरसाइट समिति द्वारा बिना किसी आगे की कार्रवाई के बंद कर दिया गया। अंदाजा लगाएं कि तीनों के लिए समापन सिफारिश पर किसका हस्ताक्षर दिखाई देता है। बिना किसी आश्चर्य के पुरानी निश्चितता को अपनी जगह पर जमाते हुए अनन्या ने कहा, अहलूवालिया। कुणाल ने पुष्टि करते हुए कहा, अहलूवालिया। जो हमें दो बातें बताता है। पहला ये कि मीरा कृष्णन ने पहले ही स्वतंत्र रूप से ठीक उसी पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर दिया है जिसे हमने बाहर से प्रलेखित करने में महीनों बिताए हैं। दूसरा ये कि अहलूवालिया सक्रिय रूप से जानबूझकर उनकी चिंताओं को दफना रहे हैं ताकि वे कोई संस्थागत गति प्राप्त न कर सकें। यदि वह हमारे साथ काम करने के लिए सहमत होती हैं, तो वह एक ऐसे करियर को जोखिम में डाल रही होंगी जिसे उन्होंने बनाने में भारी निवेश किया है, एक ऐसे वरिष्ठ के खिलाफ जिसके पास लगभग 2 दशकों की संस्थागत स्थिति और संभवतः असुविधाजनक कनिष्ठ विश्लेषकों को प्रभाव के पदों से चुपचाप गायब करने का काफी कौशल है। अनन्या ने मीरा से रिजर्व बैंक या मलिक इंडस्ट्रीज से जुड़े किसी भी सेटिंग से दूर निजी तौर पर मिलने की व्यवस्था की। बांद्रा में एक शांत कैफे, जिसे दोनों संस्थानों की सामान्य कक्षा से दूर इसकी दूरी के लिए जानबूझकर चुना गया था। एक सप्ताह के दिन की दोपहर को जब मीरा के शेड्यूल में एक ऐसा अंतर दिखाई दिया जिसके गायब होने या उस पर सवाल उठाए जाने की संभावना कम थी। मीरा ठीक समय पर पहुंची, तेज नजरों वाली और सावधानी से संयमित थी, जिसने अनन्या को असहज रूप से महीनों पहले देविका की पहली उपस्थिति की याद दिला दी। एक ऐसी महिला जिसने स्पष्ट रूप से उन कमरों में आत्मविश्वास पेश करना सीखने में वर्षों बिताए थे जो हमेशा उन्हें संदेह का लाभ देने के लिए झुके नहीं थे। बिना किसी प्रस्तावना के अनन्या के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए मीरा ने कहा, आपका संदेश जानबूझकर अस्पष्ट था, जिसका मतलब या तो यह है कि आप किसी संवेदनशील चीज के बारे में उचित रूप से सावधान हैं, या आप किसी ऐसी चीज से मेरा समय बर्बाद कर रही हैं जो नहीं है। मेरे पास दूसरी संभावना के लिए सीमित धैर्य है, सुश्री मलिक, इसलिए मैं प्रत्यक्षता की सराहना करूंगी। अन्य महिला की तेज दक्षता से मेल खाते हुए अनन्या ने कहा, प्रत्यक्षता वही है जिसका मैं इरादा रखती हूँ। मैं आपके 3 मेमो के बारे में जानती हूँ। मुद्रा हेजिंग चिंताओं के बारे में मैं जानती हूँ कि उन्हें रतन अहलूवालिया द्वारा बंद कर दिया गया था, और पिछले कई महीनों में काफी जांच के आधार पर मेरा मानना है कि उन्होंने उन्हें इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि आपकी चिंताओं में योग्यता की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एक ऐसे पैटर्न के खतरनाक रूप से करीब पहुंच रही थी जिसे वो बहुत सीधे तौर पर दफनाए रखना चाहते थे। मीरा की सावधान शालीनता के पीछे कुछ स्थानांतरित हुआ, कोई सदमा नहीं, अनन्या ने सोचा, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की विशेष संरक्षित सतर्कता जो यह महसूस कर रही थी कि उसने जिस निजी पेशेवर निराशा को बड़े पैमाने पर अकेले धोया था, उसे अचानक अप्रत्याशित रूप से बाहरी पुष्टि मिल गई है। मीरा ने सीधे शब्दों में कहा, स्पष्ट करे। अनन्या ने इसे सावधानी से सामने रखा, भंडारी इंजीनियर पतन का पैटर्न, विक्रम सेठ की गिरफ्तारी, वह रास्ता जिसे कुणाल ने अहलूवालिया द्वारा भंडारी की शुरुआती मेंटरशिप तक ट्रेस किया था और संस्थागत शक्ति के ठीक उसी प्रकार के अधिकार के लिए उनके बाद के 18 वर्षों की नियामक पहुंच को ट्रेस किया था जो वास्तविक छानबीन से पूरे घोटाले को सुरक्षित रख सकता था। उन्होंने स्पष्टीकरण को पूरी तरह से प्रलेखित साक्ष्यों पर आधारित रखा, जैसा कि उन्होंने पहले कुणाल के साथ विस्तार से चर्चा की थी, और अपनी खुद की असामान्य रूप से सटीक समझ के अंतर्निहित असंभव ज्ञान के बारे में कुछ भी उजागर करने से सावधानी बरती कि जांच को आगे कहां देखने की आवश्यकता है। मीरा ने बिना बीच में टोके सुना, जैसे जैसे पैटर्न का आकार उनकी अपनी अलग थलग मेमो द्वारा कभी हासिल करने में असमर्थ स्पष्टता के साथ उनके सामने खुद को व्यवस्थित करता गया। उनके भाव लगातार अधिक केंद्रित, अधिक आंके जाने वाले होते गए। अनन्या के पूरा करने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, आप जिस चीज का वर्णन कर रही हैं, वो 3 बंद मेमो और एक व्यक्तिगत निराशा से काफी बड़ी है जिसे मैंने मुख्य रूप से पेशेवर अनिवार्यता के बाहर अपने तक ही सीमित रखा है। आप व्यवस्थित, जानबूझकर नियामक कैप्चर का वर्णन कर रही हैं, जिसे लगभग 2 दशकों से एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाए रखा गया है जो इतना वरिष्ठ है कि उसे सीधे चुनौती देने से संभवतः मेरा करियर ठीक से शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अनन्या का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। इसे मेरे पास क्यों ला रही है? आपके पास स्पष्ट रूप से संसाधन है, कानूनी परामर्श, फोरेंसिक लेखांकन, स्पष्ट रूप से एक बोर्ड सदस्य की गिरफ्तारी को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज। आपको बात करने की कोई वास्तविक संस्थागत शक्ति न रखने वाले 3 अनसुने मेमो वाले एक मध्यम स्तर के विश्लेषक की आवश्यकता क्यों है? ईमानदारी से अनन्या ने कहा,
क्योंकि मुझे संस्था के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो इसकी आंतरिक संस्कृति को इतनी अच्छी तरह समझता हो कि वह ये जान सके कि सबूतों को ऐसे डेस्क पर कैसे पहुंचाया जाए जहां उन्हें चुपचाप दोबारा न दफनाया जाए। सुश्री मलिक, मैं देश में सबसे मजबूत बाहरी मामला बना सकती हूं, और यदि यह रिजर्व बैंक के भीतर गलत डेस्क पर पहुंचता है तो अहलूवालिया के 18 वर्षों के संस्थागत संबंध अभी भी इसे धीमा करने, इसे पुनर्निर्देशित करने या किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचने से पहले इसे पूरी तरह से दफनाने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं जिसके पास कार्य करने का अधिकार और इच्छा शक्ति हो। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पहले से ही जानता हो कि कौन से डेस्क सुरक्षित है और कौन से नहीं। मीरा एक लंबी पल के लिए चुप रही। एक ऐसे निर्णय का वजन करने वाली महिला की विशेष स्थिरता के साथ अपनी कॉफी में ताकती रही जो अपनी पसंद की परवाह किए बिना अपने करियर के बाकी हिस्सों को अपरिवर्तनीय रूप से नया आकार देगी। अंततः उन्होंने कहा, यदि मैं ऐसा करती हूं और यह विफल हो जाता है, यदि अहलूवालिया की सुरक्षा बनी रहती है, यदि सबूत काफी मजबूत नहीं है, यदि संस्थागत वफादारी उसी तरह रैंक बंद कर लेती है जैसे वो आमतौर पर तब करती है जब इस तरह का कोई वरिष्ठ व्यक्ति वास्तव में खतरे में होता है, तो मैं केवल अपना पद नहीं खोऊंगी, मैं पूरी तरह से भारतीय वित्तीय विनियमन में समाप्त हो जाऊंगी। कोई भी ऐसे विश्लेषक को काम पर नहीं रखता है जिसने कमजोर साजिश के आधार पर डिप्टी ट्रैक अधिकारी को नीचे लाने की कोशिश की और असफल रही। मेरा पूरा करियर, बिजनेस स्कूल के बाद से मैंने जो कुछ भी बनाया है वो एक ही असफल जुए में चला जाएगा। शांत स्वर में अनन्या ने कहा, मैं पूरी तरह समझती हूं कि आप क्या जोखिम उठा रही है। मैं इसके विपरीत दिखावा नहीं करने वाली हूं या इसे आसान बनाने के लिए इसे कम करके नहीं आंकने वाली हूं ताकि आप इसके लिए सहमत हो सकें। लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि सबूत कमजोर है, सुश्री कृष्णन। मुझे लगता है कि यह अहलूवालिया के खिलाफ पहले कभी भी असेंबल की गई किसी भी चीज से काफी मजबूत है, ठीक इसलिए क्योंकि यह उस संस्था के बाहर से आता है जिसे उन्होंने भीतर से नियंत्रित करना सीखने में लगभग 2 दशकों का समय बिताया है। और मुझे लगता है उन चिंताओं पर अपने वास्तविक पेशेवर जोखिम पर आपके द्वारा दायर किए गए 3 मेमो के आधार पर जिन्हें आपके अधिकांश सहकर्मियों ने नजरअंदाज करना सुविधाजनक पाया, आप पहले से ही जानती हैं अपने आप के किसी हिस्से में कि यह पैटर्न वास्तविक है और इसे रोकने की आवश्यकता है, इस बात की परवाह किए बिना कि इसे अंततः साबित करने वाला व्यक्ति बनने में आपको व्यक्तिगत रूप से क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मीरा के भावों में तब कुछ बदल गया, संकल्प नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन आत्म संरक्षण के खिलाफ निष्ठा को वास्तव में तौलने वाले किसी व्यक्ति का विशेष सावधान विचार, बजाय इसके कि वो सवाल को सीधे खारिज कर दे। अंततः उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ देखने की आवश्यकता है, हर दस्तावेज, पैटर्न का हर वो हिस्सा जिसे आपने अब तक असेंबल किया है। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं आप पर विश्वास नहीं करती, सुश्री मलिक, क्योंकि यदि मैं इस पर अपना पूरा करियर जोखिम में डालने जा रही हूं तो मुझे ये समझने की आवश्यकता है कि अहलूवालिया के अनिवार्य बचाव से बचने के लिए यह वास्तव में कितना मजबूत है, इससे पहले कि मैं ये तय करूं कि यह काफी मजबूत है या नहीं। अनन्या ने कहा, यह उचित है, और यह ठीक उसी तरह की सावधानी है जो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से चाहती हूं जिससे मैं इतना अधिक जोखिम उठाने के लिए कह रही हूं। मीरा ने एक लंबी पल के लिए उनका अध्ययन किया, उनकी तेज, सावधान निगाहों में कुछ तलाशने वाला और अपठित था। उन्होंने धीरे से कहा, आप मेरी जैसी संस्थाएं वास्तव में कैसे काम करती हैं, जहां सबूत दफनाए जाते हैं, कौन से डेस्क सुरक्षित है, नियामक कैप्चर दशकों तक खुद को कैसे बनाए रखता है, इस बारे में एक निश्चितता के साथ बात करती हैं जो आपकी उम्र और आपकी पेशेवर पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति को उचित रूप से नहीं होना चाहिए। मैंने संस्था के भीतर खुद ही इन विशेष पाठों को कठिन तरीके से सीखने में वर्षों बिताए हैं। आप उन्हें बाहर से ही पहले से समझती हुई प्रतीत होती है, उससे कहीं अधिक गहराई से जिसकी मुझे उम्मीद होगी। अनन्या ने रहस्य के पुराने, जाने पहचाने वजन को संक्षेप में अपनी शालीनता के खिलाफ दबाव बनाते हुए महसूस किया। हालांकि इस बार उन्होंने कुछ आश्चर्य के साथ नोट किया, यह उस तेज घबराहट के बिना आया जो यह एक समय में ले जाता, 8 महीने, और अब काफी अधिक, एक असंभव सच को बढ़ती स्थिरता के साथ धोने का अभ्यास। उन्होंने सावधानी से ऐसे शब्दों को चुनते हुए कहा जो पूरी तरह सच बने रहे, भले ही वे पूर्ण स्पष्टीकरण से कम रह गए। मैंने बहुत अधिक समय यह अध्ययन करने में बिताया है कि कैसे मरीज अंतर्निहित नुकसान संचालित होता है और आखिरकार इसे चुनौती देने का निर्णय लेने वाले लोगों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। सुश्री कृष्णन, मैं आपके द्वारा तौले जा रहे दांव को आपकी अपेक्षा से अधिक बेहतर समझती हूँ। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने आपकी संस्था के भीतर काम किया है, क्योंकि मैं उस चीज से गुजर चुकी हूं जो तब होती है जब शक्तिशाली लोगों को बहुत लंबे समय तक अनिश्चित रूप से काम करने की अनुमति दी जाती है, और मैंने तय किया है कि मैं इसे जारी रखने की अनुमति नहीं देने वाली हूं।
इस बात की परवाह किए बिना कि इसे रोकने में मदद करने के लिए पर्याप्त बहादुर लोगों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मीरा ने एक लंबी पैल के लिए उनकी आंखों को थामा। उत्तर के ईमानदार वजन में कुछ ने स्पष्ट रूप से उस सावधानी को संतुष्ट किया जिसने सवाल को प्रेरित किया था, यहां तक कि इसके पीछे एक पूर्ण स्पष्टीकरण के बिना भी। एक ऐसे निर्णय को सील करने वाले व्यक्ति की विशेष विचारशील औपचारिकता के साथ मेज के पार अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जिसे उन्होंने अपरिवर्तनीय समझा था, उन्होंने अंततः कहा, मुझे सब कुछ भेज दीजिए। मुझे इसकी ठीक से समीक्षा करने के लिए 1 सप्ताह की आवश्यकता होगी। सुश्री मलिक, यदि यह उतना ही मजबूत है जितना आप मानती हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस लड़ाई के भीतर वास्तव में जरूरत वाला सहयोगी मिल गया है। यदि यह नहीं है, उन्होंने रुककर अपने भावों में कुछ कठोर सा बसते हुए कहा, तो हम दोनों को इस बारे में काफी अधिक गहराई से सोचने की आवश्यकता होगी कि आगे क्या आता है। अगर ये दास्तान आपको पसंद आई हो, तो RK स्टोरी ऑफ ड्रीम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन यानी बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें।